मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस की हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो ड्रैग नोटेशन में थी, फंक्शन सुपरपोजिशन फॉर्म में थी। तो ये श्रोडिंगर पिक्चर बोलते हैं इसको, जिसमें आप ऑपरेटर को टाइम से इंडिपेंडेंट लेते हैं और स्टेट टाइम के रेस्पेक्ट में इवॉल्व कर सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ पिक्चर पढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम पूछा है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम पूछा है इन हाइजेनबर्ग पिक्चर में। तो इन पिक्चर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप सेम प्रॉब्लम को आप श्रोडिंगर पिक्चर में फाइंड करेंगे तो रिजल्ट तब भी सेम रहेगा। श्रोडिंगर पिक्चर के लिए ये आप स्टेप यूज किए हुए हैं, सब स्टेप आपने फॉलो किए हुए हैं। हाइजेनबर्ग पिक्चर, थर्ड पिक्चर होता है इंटरेक्शन पिक्चर। अगर आप श्रोडिंगर पिक्चर में कंपेरिजन करेंगे तो श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर्स ऑब्जर्वेबल्स वो टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं। आप हैमिल्टोनियन, मोमेंटम, पोजीशन, ये ऑल दीज टाइम से इंडिपेंडेंट फॉर्म यूज किए श्रोडिंगर पिक्चर में। जो स्टेट होगी वो टाइम के रेस्पेक्ट में इवॉल्व करेगी, स्टेट टाइम डिपेंडेंट होगी। हाइजेनबर्ग पिक्चर के लिए जैसे ये अपोजिट, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ऑपरेटर्स यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट होंगे और स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट होगा। और इंटरेक्शन पिक्चर के लिए बोथ टर्म्स टाइम डिपेंडेंट आएंगे, ऑपरेटर्स एज वेल एज स्टेट। ऑल 3 पिक्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। कैसे ऑपरेटर्स में टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड करना है, कैसे स्टेट टाइम डिपेंडेंट आएगा, वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आपने कोई पोजीशन ऑपरेटर लिया तो ऑपरेटर में आप टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड नहीं करते, उसका जो डेफिनेशन है उसमें टाइम नहीं आएगा। बट जो स्टेट होगा वो t इक्वल टू 0 वाली स्टेट पे आप टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस ऑपरेटर ओवर कैट ऑफ साइज 0। तो यहाँ से स्टेट टाइम डिपेंडेंट आता है और ये ऑपरेटर टाइम पे इंडिपेंडेंट है। अगर आपको कहीं पे t टाइम पे एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है ऑपरेटर का, तो आप ये टाइम डिपेंडेंट स्टेट यूज करते हैं, ऑपरेटर का एक्शन आप अप्लाई करते हैं। चाहे तो ये 0 पार्ट को एक्सक्लूड कर सकते थे, ओनली ऑपरेटर फॉर्म यूज कर लेते, जो सबसे पहले आपने ये फॉर्म यूज किया है श्रोडिंगर पिक्चर के लिए। अगर स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है तब साई साई ब्रैकेट से आप डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए। बट अगर आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट यूज करना है तो जो ये नोटेशन था t इक्वल टू 0 वाला पार्ट, ऑपरेटर के बिहेवियर में आप टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आई एच टी बाई एच क्रॉस ये ऑपरेटर का डेफिनेशन बनेगा। जो श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर्स हैं वो आप हाइजेनबर्ग पिक्चर में कैसे रिलेट करेंगे वो आपको ये एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन बनेगा ऑपरेटर्स का हाइजेनबर्ग पिक्चर में और स्टेट टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर आपको यहाँ पे फिर से टी टाइम पे ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो स्टेट टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये ऑपरेटर प्लेस करेंगे एटी दैट इज एक्सपोनेंशियल आई एच टी बाई एच क्रॉस ऑपरेटर ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस कैट ऑफ साई 0। अगर स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है तो ब्रैकेट से डिवाइड करें, बट ये रिजल्ट सेम आएंगे। इसी फॉर्म को एनालॉजी करके अगर आप यहाँ पे साई टी का बड़ा वेक्टर फाइंड करें, इस साई टी का बड़ा वेक्टर फाइंड करेंगे तो साई 0 बनेगा बड़ा वेक्टर, इसका डैगर फाइंड किया तो ये एक्सपोनेंट में जो रिजल्ट है वो प्लस बन गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू साई टी बड़ा वेक्टर। ये ऑपरेटर एज सच ये पार्ट, अब इसका कैट वेक्टर प्लेस किया तो ये फॉर्म बन गया। तो बहुत रिजल्ट सेम है, चाहे आप हाइजेनबर्ग पिक्चर में रिजल्ट फाइंड करें चाहे श्रोडिंगर पिक्चर में। और यहाँ पे इंटरेक्शन पिक्चर में ऑपरेटर का ये फॉर्म लेना है और स्टेट का ये फॉर्म लेना है। या आपको अलग से कोई टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर इंक्लूड किया होगा तो आप इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंडेंट होगा तो जब भी हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट होगा तो आप ये इंटरेक्शन पिक्चर का स्टेप आप अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर में टाइम डिपेंडेंसी और स्टेट में भी टाइम डिपेंडेंसी पार्ट ये स्टेप आप यूज करते हैं मोस्टली टाइम डिपेंडेंट परटर्बिशन थ्योरी में। तो एक प्रॉब्लम हाइजेनबर्ग पिक्चर पे पूछा है, उसके प्रॉब्लम आपको डाउट ना रहे कोई स्टेप के लिए तो मैंने आपको ये हिंट कर दिया कि कैसे ऑपरेटर्स रिलेट होंगे श्रोडिंगर पिक्चर से हाइजेनबर्ग पिक्चर में कैसे आप रिलेट करेंगे। तो जब भी आपको हाइजेनबर्ग पिक्चर का रेफरेंस दिया हो या तो आप ये उस स्टेट का टाइम रिलेशन श्रोडिंगर पिक्चर में कर लें, ऑपरेटर को टाइम से इंडिपेंडेंट लेके ये रिजल्ट फाइंड कर लें। बाकी अगर आपको ऐसे स्टेप हाइजेनबर्ग पिक्चर में ही सॉल्व करना है तो ये आप ऑपरेटर का फॉर्म मेमोराइज करेंगे कि श्रोडिंगर पिक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर अगर आपको नोन है तो हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या बनेगा, फिर आप आगे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर विन करता हूँ, स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए।
पेज नंबर 44 प्रॉब्लम नंबर 9, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 44 प्रॉब्लम नंबर 9। If xt be the position operator at a time t in the Heisenberg picture for a particle described by the Hamiltonian, h is equal to p square by twice m plus half m omega square x square। आपको ये हिंट हो गया कि पोजिशन ऑपरेटर किसके रिगार्डिंग आपको एज्यूम करना है, कैसे आप ट्रांगुलेशन करेंगे। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिगार्डिंग है और पिक्चर आपको मेंशन किया हुआ हाइजेनबर्ग पिक्चर। देन व्हाट इज द रिजल्ट एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t multiplied by the bracket of 0 xt x0 cut of 0 in units of h cross by twice m omega where cut of 0 is the ground state of this Hamiltonian। तो आपको यहाँ पे पहले xt का फॉर्म इन टर्म्स ऑफ x0 कंफर्म होना चाहिए। x0 का फॉर्म आपको बताना चाहिए। एक्सपोनेंशियल i h t by h cross x0 एक्सपोनेंशियल माइनस i h t by h cross, ये आपको xt बनेगा। और x0 आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिस्कस किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a रहेगा। ये आपको पोजिशन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर आपको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले फाइंड करेंगे, ब्रैकेट ऑफ 0 xt x0 कैट ऑफ 0, फिर आप एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t से मल्टीप्लाई करें। फिर ब्रैकेट ऑफ 0 sh, अब xt का फॉर्म प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल i h t बाई h क्रॉस x0 दैट इज स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a डैगर एक्सपोनेंशियल माइनस i h t बाई h क्रॉस x0, ये पार्ट वाला x0। अभी इस स्टेप तक ये xt नॉट हुआ है। x0 स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a डैगर ऑपरेटर कैट ऑफ 0। अब ये और ये टर्म स्केलर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड ब्रैकेट नॉट करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा। अब ये टर्म को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। h हर्मिशियन ऑपरेटर है और हर्मिशियन ऑपरेटर चाहे कैट ऑपरेटर पे ऑपरेट करें चाहे ब्रैकेट पे ऑपरेट करें, रिजल्ट सेम रहता है। तो ब्रैकेट ऑफ 0 एसएच और इस एक्सपोनेंशियल के हैमिल्टन के टर्म्स में आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लेस करेंगे और ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज h क्रॉस ओमेगा बाई a प्लस a डैगर एक्सपोनेंशियल माइनस i h t बाई h क्रॉस a प्लस a डैगर। अब यहाँ पे a को 0 पे ऑपरेट किया तो रिजल्ट 0 बन गया और जब आप a डैगर को 0 पे ऑपरेट करेंगे तो स्टेट चेंज टू कैट ऑफ 1 और ये 0 इसमें ऐड किया तो ये स्टेट चेंज हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म को कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट करेंगे h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा एसएच। अब ये नंबर बन गया ये टर्म, इसको आप ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 0 a प्लस a डैगर। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म को कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट किया तो हैमिल्टोनियन के प्लेस पे फर्स्ट स्टेट की एनर्जी यानी +1 की एनर्जी प्लेस करेंगे दैट इज 3/2 h क्रॉस। अब ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म फिर से नंबर बन गया, ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा एसएच एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t बाई 2 और ये एक्सपोनेंशियल माइनस i 3 ओमेगा t बाई 2 तो एक्सपोनेंशियल में माइनस i ओमेगा t प्रेजेंट है। ब्रैकेट ऑफ 0 a ऑपरेटर और कैट ऑफ 1 ब्रैकेट ऑफ 0 a डैगर ऑपरेटर और कैट ऑफ 1। अब ये a डैगर 1 पे ऑपरेट करेंगे तो कैट ऑफ 2 बनेगा और 0 के साथ कैट ऑफ 2 का ब्रैकेट 0 बनेगा। a को 1 पे ऑपरेट करेंगे तो एक स्टेट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल फैक्टर 1 बनेगा तो ओनली ये ब्रैकेट 1 बनेगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। ये टोटल ब्रैकेट टर्म 1 कंट्रीब्यूट करेगा h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा t, ये आपने फाइंड कर लिया। और अब आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t इस ब्रैकेट के रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा t, ये सब स्केलर वैल्यूज हैं, नंबर हैं, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और जैसे ही ऑर्डर चेंज किया एक्सपोनेंशियल टर्म एलिमिनेट हो गया। तो h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा के मल्टीपल में 1 फैक्टर है, वो आप आंसर की में चेक कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर पे सिंगल प्रॉब्लम पूछा था, वो मैंने हाइजेनबर्ग पिक्चर वाले में स्टेप फॉलो करके कंप्लीट कर दिया। अब चाहे तो आपकी चॉइस थी ये जो कैट ऑफ 0 दिया है इसी का टाइम वेरिएशन करते फॉर दिस हैमिल्टोनियन, तो साई टी आपको पता चल जाता है और साई टी से आप ये टर्म xt पार्ट के लिए रिलेट कर सकते हैं। बाकी आपको ये हाइजेनबर्ग पिक्चर का रिजल्ट पता है वो आपको कंफर्म है। एक और प्रॉब्लम मैंने जो पहले डिस्कस किया था उसको भी चाहे तो आप
सेम अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे हाइजेनबर्ग पिक्चर से। मैंने श्रोडिंगर पिक्चर में डिस्कस किया, वो डिस्कस कर चुका हूँ, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए हिंट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट को, ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करें 48 to 11, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। बट दैट टाइम पे मैंने साई टी फाइंड कराया और एक्स टी एक्सपेक्टेशन फाइंड कराया। अगर आप उसी अप्रोच से एक्स टी ऑपरेटर को ये यूज कर लें और वहाँ पे जो इक्वल टू 0 पे सेट दिया था उसको यूज करके रिजल्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट फिर से सेम आएगा। जो आपको लास्ट स्लाइड में मैंने पिक्चर का जो कंपेरिजन बताया वहाँ पे हिंट किया है कि अगर किसी ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन टी टाइम पे फाइंड करेंगे तो बोथ पिक्चर में, हाइजेनबर्ग पिक्चर और श्रोडिंगर पिक्चर में, वो सेम बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 48, प्रॉब्लम नंबर 13। पेज नंबर 48, प्रॉब्लम नंबर 13, स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए। Two harmonic oscillators A and B are in excited eigenstates with the same excitation energy as measured from their respective ground state energies. The natural frequency of A is twice that of B. Suppose natural frequency is represented by nu, then natural frequency of A, that is nu A, is twice that of B. तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें, इफ द वेव फंक्शन ऑफ B is as sketched in the above picture, तो B के लिए आपको ये पिक्चर दिया है और B ऑसिलेटर आपको ये वेव फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है। ये प्लॉट जो आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में है उसको रेफरेंस ले लेंगे। ये वेव फंक्शन आपको जो प्लॉट किया है वो बी के लिए दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ ए, बी का वेव फंक्शन दिया हुआ है और ए का आपको कंपेयर करना है। अब ये कंपेयर करने के लिए आपको पहले सम जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है उसको रिलेट करना है। बी के लिए गिवन है और ये आपको फाइंड करना है ए के लिए। फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट में फिर से जाइए, टू हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर इन एक्साइटेड आइगनस्टेट्स। अगर कोई ऑसिलेटर nth स्टेट में है, सपोज ये nth स्टेट है और n वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है, तो जब nth स्टेट में होगा तो दिस nth स्टेट इज nth आइगन स्टेट, और जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस, सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस आपको h क्रॉस ओमेगा बताया है। तो यहाँ से आपको En माइनस E0 बनेगा, एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा E, दैट इज En माइनस E0, और En माइनस E0 जब करेंगे तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा माइनस हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो हाफ टर्म कैंसिल आउट होकर n h क्रॉस ओमेगा बनेगा, जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आप n h न्यू नॉट कर सकते हैं। ये सभी को कंफर्म हो गया टर्म? तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये नहीं कि एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज, कि आप कहां से किस स्टेट में पार्टिकल को एक्साइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है कि ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में आप उसको एक्साइट कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी का स्टेटमेंट में हिंट दिया हुआ है। तो बोथ ऑसिलेटर के लिए एक्साइटेशन एनर्जी सेम है, ये स्टेटमेंट में मेंशन है। और एक्साइटेशन एनर्जी फॉर ऑसिलेटर ए इज डिफाइंड एज NaH न्यू ए, एंड फॉर ऑसिलेटर बी NB। आपको ये नहीं पता कि n वैल्यू ए ऑसिलेटर के लिए 10 है तो बी ऑसिलेटर के लिए भी 10 होगा, ऐसा आपको स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, जनरली डिफरेंट हो सकते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ये गैप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो गैप, ये गैप एक्साइटेशन एनर्जी तो सेम है, तो जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे पार्टिकल 10th लेवल में है तो बी ऑसिलेटर के लिए भी 10th में है। इसलिए जनरल नोटेशंस मैंने बोथ ऑसिलेटर के लिए ये डिफरेंट नोटेशन यूज कर लिया। तो H एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे ए के लिए आपको नंबर कैलकुलेट करना है, बी के लिए नंबर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप या तो न्यू बी को न्यू ए में कन्वर्ट कर दें या न्यू ए को न्यू बी में कन्वर्ट कर दें। तो न्यू बी कन्वर्ट हो गया, आपको रिलेशन बन गया NA इज इक्वल टू NB/2। अब आप ये रिकॉल करिए, वेव फंक्शन से आप स्टेट का नंबर कैसे कंपेयर करेंगे। मैंने आपको नंबर ऑफ नोड्स बताए हुए हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट में 0 नोड था, फर्स्ट स्टेट में 1 नोड था, सेकंड स्टेट में 2 नोड थे, nth स्टेट में n नोड बताए हैं। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आप नोड पोजीशंस काउंट कर लें बी प्लॉट की, जो ऑसिलेटर बी के लिए वेव फंक्शन का प्लॉट दिया है, तो नंबर ऑफ नोड काउंट कर लें तो आपको कंपैरिजन हो जाएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो ए के लिए क्या प्लॉट बनेगा, देखो डिफरेंट वे में आप कंपेयर कर सकते हैं। नियरली ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली थियोरेटिकल प्लॉट नहीं है, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये हो सकता है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट हो। तो नंबर ऑफ नोड काउंट करने के लिए आपको वेव फंक्शन में ये पॉइंट चेक करना है कि जहाँ पे वेव फंक्शन 0। बट इसका एक और इजी वे है, आप पीक पोजीशंस को काउंट कर लें तब भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बोथ फंक्शन में पीक पोजीशन कंपेयर कर लेंगे तब भी रिलेशन को आप चेक कर सकते हैं, या तो नोड पोजीशन पे चले जाएं या पीक पोजीशन पे चले जाएं, जो भी आपको इजीली काउंट हो रहा है। तो आप चेक करें, बी जो प्लॉट दिया हुआ है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली -5 से +5 के बीच आपको यहाँ पे 6 पीक्स आ रही हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा क्लियर करें, आपको गैप भी सेम चेक करना है। -5 से +5 के बीच आपको प्लॉट दिया हुआ है, बाकी उसके आगे वेव फंक्शन 0 है। तो -5 से +5 के बीच आपको 6 पीक्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे NB के लिए आपको नियरली, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 6 ही होगा,
एग्जैक्टली पता चलेगा जब आप नोड पोजीशंस काउंट करेंगे। तो नोड पोजीशंस बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रही हैं, क्योंकि 2 नोड के बीच में 1 मैक्सिमा बनता है। तो 6 पीक है, 12 नोड्स हैं, तो एन बी वैल्यू यहाँ पे 12 बन रहा है, -5 से +5 के बीच। अब आपको एन ए वैल्यू भी -5 से +5 के बीच 6 आना चाहिए, नियरली 6 आना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ नोड्स आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑसिलेटर के लिए तो nth स्टेट का नंबर 6 है और बी ऑसिलेटर के लिए 12 है। अब ये आप ऑप्शन में कंपेयर करिए कि ए के लिए करेक्ट प्लॉट क्या बनेगा, जिसमें नियरली 3 पीक्स आ रही होंगी -5 से +5 के बीच, या अप्रोक्सीमेटली 6 नोड्स आ रहे होंगे। वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आप कंपेयर जब करेंगे तो ये रेंज भी सेम लेना है, -5 से +5। तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएं तो वहाँ पे -10 से +10 तक प्लॉट दिया हुआ है। अगर आप -5 से +5 के बीच पोजीशंस नंबर को चेक करेंगे तो -10 से +10 के बीच वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे सेम रेंज में चेक करना है। तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन में ये पीक पोजीशंस मैच तो कर रही हैं, बट वो -10 से +10 के बीच है, नियरली आपको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप अगर सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे नियरली जो प्लॉट दिया हुआ -5 से +5 के बीच है, माइनर चेंज है वहाँ पे बस। तो आप चेक कर सकते हैं पीक पोजीशंस 3 है नियरली और नोड पोजीशंस नियरली 6 हैं -5 से +5 के लिए। अगर आप थर्ड ऑप्शन पे जाएं तो -5 से +5 के लिए नियरली प्लॉट दिया हुआ है, बट सेम प्लॉट है जो बी के लिए प्लॉट दिया हुआ था, बी ऑसिलेटर के लिए, नॉट इन बी ऑप्शन। तो बी ऑसिलेटर के लिए जो प्लॉट है वो सेम दिया है, तो इट मींस बोथ के नोड पोजीशंस मैच करेंगे, एन वैल्यू मैच करेगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन पे जाए तो नियरली फिर से -5 से +5 के बीच प्लॉट दिया है, बट जो पीक पोजीशंस हैं वो 4 हो रही हैं, और नोड पोजीशंस को अगर आप चेक करें तो नियरली 8 के आसपास आपको यहाँ पे नोड पोजीशंस बन रही होंगी, और फिर आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, सेम रेंज के लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। रेंज और नोड पोजीशन, नोड का नंबर, स्टेट का नंबर सिर्फ सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। बट ये रिलेशन आया कैसे वो आपको यहाँ पे किया, एक्साइटेशन एनर्जी के डेफिनेशन को यूज करके आपको मैंने सेकंड ऑप्शन का कर दिया कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट करना है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड मोर प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे गेट पेपर हो, नेट पेपर हो, या टीआईएफ और जैस हो। और अभी तो ये 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट आगे फिर से रिपीट होता जाएगा मल्टी डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए, और पटरेशन थियरी में भी कई बार हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट यूज होगा। तो अभी तो जस्ट जो आप एग्जैक्टली सॉल्व करके श्रोडिंगर इक्वेशन को 1 डायमेंशन पार्ट के लिए प्रॉब्लम्स अप्लाई कर सकते थे, वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल जो 6th असाइनमेंट है, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल में मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी। बट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आइडिया होगा, एंगुलर मोमेंटम का आइडिया होगा, तब आप उनको इजीली रिलेट कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे जब आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोटेंशियल का फॉर्म दिया होगा या वेव फंक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिया होगा, दैट टाइम आप करेंगे। बट अभी जो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल्स के लिए मैं हिंट कर रहा हूँ, ओनली दोस प्रॉब्लम्स के लिए हिंट कर रहा हूँ जो स्पेशली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल हेलो सर। इन कार्टेशियन, हाँ जी सर आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है। बोलिए। आपकी स्पीड ज्यादा लग रही है सर। आज या रोज, आज या रोज सर आपकी आवाज लग रही है सर। प्रॉब्लम जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है उसको फिर से बताना है या आगे आर्टिकल के लिए स्पीड स्लो है? नो सर, वो तो समझ में आ गया सर। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो 2 डायमेंशन के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे x एंड y। तो दिस इज द 2 डायमेंशनल पोटेंशियल नोटेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 3 डायमेंशन का कांसेप्ट होता तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड होंगे x y z। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल का। आगे समटाइम्स आपको जैसे डेफिनेशन डिफाइन किया होगा तो दीस कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डेफिनेशन होना चाहिए, वहाँ पे r थीटा फाई का कोई कांसेप्ट नहीं आना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के। जो स्टेप मैं 3 डायमेंशन के लिए फॉलो करूंगा वही सिमिलर अप्रोच से आपने 1 डायमेंशन के लिए पहले पढ़ लिए हैं, 3 डायमेंशन के लिए मैं हिंट कर रहा हूं, तो 2 डायमेंशन के लिए भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जनरली जो स्टेप्स मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले 3 डायमेंशन के लिए डिस्कस कर रहा हूं। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे 3 डायमेंशन पोटेंशियल के लिए? श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m डेल टू, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 डायमेंशनल पार्ट के लिए वेव फंक्शन भी 3 कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर वेव फंक्शन साइड प्लस पोटेंशियल एनर्जी v फंक्शन ऑफ x y z। बट अभी भी ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो पहले ही आपको ये हिंट किया हुआ है कि टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन से एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन कंसीडर करके आइगन एनर्जी और आइगन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नोटेशन से कंफर्म भी हो गया कि पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट है। साई फंक्शन ऑफ x y z वेव फंक्शन टाइम का फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी।
और जैसे ही आपको ये पोटेंशियल का डिपेंडेंसी कंफर्म हुआ कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो राइट साइड में जो नोटेशन होगा ई, दैट इज कांस्टेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू. तो दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल पोटेंशियल. अब अगर यहाँ पे ये पोटेंशियल का जो शेप है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो डेफिनेशन दिया होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. यहाँ पे इस लैप्लासियन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे del 2 by del x स्क्वायर, del 2 by del y स्क्वायर, del 2 by del z स्क्वायर फॉर्म यूज करेंगे. 3 डायमेंशन के लिए 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे. तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल इस श्रोडिंगर इक्वेशन को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, del 2 psi फंक्शन ऑफ x y z प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e minus v function of x y z psi function of x y z is equal to 0. So these two are Schrodinger equation in Cartesian coordinate system in 3 dimension. अब यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, हमें साई में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको सेपरेट करना है. ये स्टेप को रिकॉल करें, जब मैंने आपको टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में डिफरेंस डिस्कस किया था, तो मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज किया और वहाँ पे वेरिएबल्स मैंने सेपरेट किए थे, पोजीशन वेरिएबल और टाइम वेरिएबल. अब यहाँ पे फिर से हमें सेपरेशन करना है वेरिएबल्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का. पोजीशन के ही डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टी डायमेंशन में जो आएंगे उनको सेपरेट करने की मेथड अप्लाई करना है. फिर से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करेंगे. तो कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो आपको पहले डिस्कस हो गया था कि या तो पोटेंशियल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, या उन वेरिएबल्स में अगर मोर कंडीशंस आ रहे हैं पोटेंशियल में तो वो कहीं पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी ना आए. मींस जैसे पहले आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज किया था तो वहाँ पे आपने पोटेंशियल को सिर्फ पोजीशन का फंक्शन लिखा, टाइम से इंडिपेंडेंट बन गया, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर लिया. तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता, पोजीशन का फंक्शन होता ना टाइम का फंक्शन होता, तब भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई हो जाता. ऐसे ही यहाँ पे आप चेक करें तो ये पोटेंशियल में टाइम पार्ट तो नहीं है, बट अब की बार एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स आपको सेपरेट करना है. तो यहाँ पे कंडीशन में नोट कर रहा हूँ, इफ पोटेंशियल कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल, वन फॉर ईच डायरेक्शन. ये पोटेंशियल प्योरली एक्स डिपेंडेंट है, ये पोटेंशियल प्योरली वाई डिपेंडेंट है और ये पोटेंशियल प्योरली जेड डिपेंडेंट है. तो कहीं पे एक्स वाई जेड का म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है, और जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है तो इस केस में आप ये कंफर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स इन वेव फंक्शन. To separate the variables in wave function, we can assume psi function of x, y, z can be written as the product of 3 individual wave functions for each coordinate. ये ओनली x डिपेंडेंट होगा, ये ओनली y डिपेंडेंट है और ये ओनली z डिपेंडेंट है. यहाँ पे कहीं पे किसी भी फंक्शन के लिए ना तो पोटेंशियल में ना वेव फंक्शन में x पार्ट अगर मेंशन है आर्गुमेंट में तो यहाँ पे y कंडीशन नहीं आएगा, y और z नहीं आएगा. ये सिंगल वेरिएबल का प्योरली सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म्स नॉट होगा. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जैसे आपको कहीं पे अगर पोटेंशियल में आपको हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर ये होता है, अगर 2 डायमेंशन के लिए मैं एग्जांपल दूं तो इसको vx लिख सकते हैं, इसको vy लिख सकते हैं. बट अगर सी में एक टर्म और एक्स्ट्रा टर्म लाइक दिस आ जाए तो इसको तो आप vx लिख सकते हैं, इसको vy लिख सकते हैं, बट इसको आप ना तो vx लिख सकते हैं ना vy. तब इस पोटेंशियल को आप vx प्लस vy नॉट नहीं कर सकते थे. तो जब ये लाइक दिस म्यूचुअल डिपेंडेंट टर्म्स आएंगे तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. तो ये आपको पोटेंशियल के फॉर्म से खुद से चेक करना होगा कि ये पोटेंशियल एडिटिव है या नहीं है. पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर सम नोट कर सकते हैं तो ये कंडीशन फर्स्ट वाली फुलफिल हो जाएगा. इसके स्टेप आप आगे फुलफिल करेंगे. तो इसी में सेकंड कंडीशन जो होगा, जो सेकंड कंडीशन, अगर पोटेंशियल आप ये इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट नहीं कर सकते हैं, कोई भी पोटेंशियल के डेफिनेशन को, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल के डेफिनेशन को दीज टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. या तो इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो पहले जो यहाँ पे फर्स्ट केस है इसको कंफर्म कर लें. अगर यही पार्ट आप सेकंड केस में रिपीट करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा वो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड होगा. तो यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे और जब आपको कंफर्म होगा कि आपने जो एजम्पशन लिया है वो रॉन्ग है, इट मींस फर्स्ट केस में तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, सेकंड केस में वेरिएबल सेपरेट नहीं. जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तो वेव फंक्शन कहीं पे कोई आपको लाइक सॉल्व नहीं बनेगा कि वो प्योरली एक्स डिपेंडेंट बन जाए, वाई डिपेंडेंट बन जाए या जेड डिपेंडेंट बन जाए. यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंसीज आएंगी और जब म्यूचुअल डिपेंडेंसीज होंगी तो 3 इंडिविजुअल फंक्शन का प्रोडक्ट टोटल वेव फंक्शन के लिए आप नॉट नहीं कर सकते. पोटेंशियल का इफेक्ट वेव फंक्शन पे आता है तो वो इजी वे है कि जब पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा तो एक्स वाले पोटेंशियल्स पे जो मोशन करेगा पार्टिकल एक्स वाले पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस पे एक्स वाली पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो उस पे वाई और जेड वाले पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं है. जब वाई के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो एक्स और जेड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस कंडीशन में, और जेड के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो एक्स और वाई का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इट मींस एक्स डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मोशन की जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की वो वाई और जेड से इंडिपेंडेंट है. कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी अनदर डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट होती है प्रोबेबिलिटी तो हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना होगा तो वेव फंक्शन भी श्योरली आपको मल्टीपल फॉर्म में ही नोट करना पड़ेगा. तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया है प्रोडक्ट का, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के लिए आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए आपको यहाँ पे इंडिविजुअल मॉड स्क्वायर के टर्म्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी अगर 3 प्रोबेबिलिटीज होती है इंडिपेंडेंट तो P1 P2 P3 आप नोट कर लेते हैं.
तो आप यहाँ पे चेक करिए, अगर ये टर्म का मॉड स्क्वायर करें तो ये इंडिविजुअल टर्म की मॉड स्क्वायर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जो एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उल्टी डेंसिटी बताएगा। तो पहले फर्स्ट केस के लिए ये सब डिस्कस करते हैं, कैसे वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट होंगे और उसका प्रोलॉन्ग से क्या रिलेशन बनेगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में, इस श्रोडिंगर इक्वेशन में आप पोटेंशियल के प्लेस पे ये फॉर्म प्लेस करिए और वेव फंक्शन के प्लेस पे ये फॉर्म प्लेस करिए। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम del 2 by del x स्क्वायर प्लस del 2 by del y स्क्वायर प्लस del 2 by del z स्क्वायर। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने del 2 ऑपरेटर के लिए नोट कर दिया। psi function of x y z can be written as the product of psi x, psi y and psi z plus potential can be written as the sum of three individual potential। वेव फंक्शन प्रोडक्ट में आप नोट करेंगे psi x, psi y, psi z। राइट साइड एनर्जी वेव फंक्शन psi x, psi y एंड psi z। तो ये थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने पोटेंशियल की फर्स्ट कंडीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन प्रोडक्ट में नोट कर दिया। अब जब यहाँ पे आप ये फर्स्ट ऑपरेटर इस टोटल वेव फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेटर x डिपेंडेंट है तो सिर्फ ये psi x का ऑपरेट होगा, ये psi y और psi z फर्स्ट टर्म के लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सिमिलर अप्रोच जब आप सेकंड ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर में जो सेकंड यहाँ पे टर्म है y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इस psi y पे ऑपरेट होगा, psi x और psi z एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। ऐसे ही आप z डिपेंडेंट ऑपरेटर को जब आप ऑपरेट करेंगे तो ये psi z पे ऑपरेट होगा, psi x और psi y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो जब तक आपको ये जिस टर्म पे ऑपरेटर डिपेंड करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का फॉर्म नहीं पता होगा, तब तक ये कंडीशन को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आप लेफ्ट में नोट करें चाहे राइट में नोट करें, क्योंकि वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं। कांस्टेंट को डिफरेंशियल टर्म के लेफ्ट में और राइट में कहीं पे भी आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये स्टेप नोट कर रहा हूँ। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम कांस्टेंट है, वो ऐसे सिस्टम मैंने नोट कर दिया। और फर्स्ट ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स डिपेंडेंट सी ऑपरेटर में वहां से वाई डिपेंडेंट फंक्शन और जेड डिपेंडेंट फंक्शन कांस्टेंट ट्रीट होंगे, वो मैंने लेफ्ट में नोट कर दिए। ओनली जो वेरिएबल टर्म है वो psi x है, तो psi x का डिफरेंशियल जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे ये टर्म को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा हो जाएंगे। सिमिलर अप्रोच इन रिमेनिंग टर्म्स के लिए, यहाँ पे psi x और psi z कांस्टेंट है, del 2 by del y स्क्वायर ऑफ psi y। लास्ट टर्म के लिए psi x, psi y, del 2 by del z स्क्वायर psi z। ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के थ्री टर्म्स नोट हो गए। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर Vx प्लस Vy प्लस Vz है। वेव फंक्शन psi x, psi y, psi z और राइट साइड E psi x, psi y, psi z। अब ये स्टेप्स को आप एनालॉजी करते जाएं, जब मैंने टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस किया है उसी स्टेप से ऑपरेटर ऑपरेट हो गए। अब इस टोटल वेव फंक्शन से टोटल इक्वेशन के बोथ साइड को आप डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो जहां पे ऑपरेटर का नेचर मल्टीप्लिकेटिव है या ऐसे आप कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उन टर्म में तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जहां पे ऑपरेटर भी प्रेजेंट है वो ऐसे टर्म प्रेजेंट रहेंगे। तो जब टोटल वेव फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में psi y, psi z लेफ्ट में है जो कांस्टेंट ट्रीट हो रहे थे, और डिनोमिनेटर में बनेगा psi x, psi y, psi z। बट जो psi x डिपेंडेंट टर्म है वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग del 2 by del x ऑपरेटर ऑपरेट करके आप सिंपलीफाई कर पाएंगे। ऐसे ही ऑल टर्म्स में आप नोट कर देंगे। तो आप ये कंपेयर करें, ये psi x को आप तब तक एडजस्ट नहीं कर सकते जब तक ये ऑपरेटर का फॉर्म ना पता होगा, तो ये प्रेजेंट रहेगा। बाकी psi y, psi z को आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर में y और z डिपेंडेंसी फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है। जैसे ही आप ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लेफ्ट साइड में 1 by psi x ऑपरेटर के लेफ्ट में, और डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स ऑफ psi x। ऐसे ही आप ये टर्म जब टोटल वेव फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप psi x और psi z को कैंसिल आउट करेंगे, psi y यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। थर्ड टर्म में psi z कैंसिल नहीं होगा, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। और पोटेंशियल का नेचर क्वेश्चन आपको ये हिंट किया था कि क्वेश्चन का फंक्शन है और क्वेश्चन स्पेस में आप इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये टर्म इस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट होंगे और डिवाइड करेंगे तो ये एस सच इस प्रोडक्ट से जब ये डिवाइड करेंगे वो टर्म को एडजस्ट कर सकते हैं। Vx प्लस Vy प्लस Vz इज इक्वल टू E। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करने के लिए पोटेंशियल का एडिशन फॉर्म, वेव फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म प्लेस किया, ऑपरेटर का सम स्टेप सिंपलीफाई किए, टोटल वेव फंक्शन से डिवाइड किया, तो ये फॉर्म आपको कंफर्म हो गया। अब इस इक्वेशन में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 by psi x del 2 by del x स्क्वायर ऑफ psi x, ये तो वन साइड रखें, और रिमेनिंग ये Vx भी जो x डिपेंडेंट टर्म है वो इक्वेशन के वन साइड रख दें, बाकी टर्म को अनदर साइड ले जाएं। E माइनस Vy माइनस Vz, ये टर्म राइट में ले गए तो प्लस बन गया एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 अपॉन psi y del 2 by del y स्क्वायर ऑफ psi y प्लस 1 अपॉन psi z del 2 by del z स्क्वायर ऑफ psi z। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में ये इक्वलिटी साइन है, लेफ्ट साइड में प्योरली x वेरिएबल है, कहीं पे लेफ्ट साइड में y और z वेरिएबल नहीं है, इट मींस वी कैन सेपरेट द वेरिएबल।
यहाँ पे x वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब राइट में जाइए, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म y है, ये टर्म z है, और यहाँ पे कहीं पे भी x डिपेंडेंसी नहीं है। इट मींस x वेरिएबल टोटली सेपरेट हो गया, इक्वेशन के वन साइड आ गया। और अगर लेफ्ट साइड x डिपेंडेंट है और राइट साइड y और z डिपेंडेंट है और दोनों बोथ साइड इक्वल्स हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब बोथ साइड सेपरेटली सम कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ये सेम कांसेप्ट आपको पहले डिस्कस कर दिया है। तो इस टोटल टर्म को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψx del 2 बाई del x स्क्वायर ऑफ psi x प्लस वी एक्स। और क्योंकि ये कांस्टेंट का जो कंडीशन है x डायरेक्शन के लिए कुछ और होगा, y के लिए कुछ और z के लिए कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है। ये ऑल टर्म्स को ऐड करके एक न्यू कांस्टेंट बनेगा। तो सफिक्स में कि वो कंडीशन x का कितना है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कि x कॉरस्पॉन्डिंग वेरी करने लगे, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। बट सफिक्स में इसलिए लिखा क्योंकि x के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, y के लिए कुछ और वैल्यू बनेगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें, देन इक्वेशन टेक द फॉर्म del 2 बाई del x स्क्वायर ऑफ psi x प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर ex माइनस vx psi x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया जो आपने सिमिलर इक्वेशन सॉल्यूशंस वन डायमेंशन पोटेंशियल के लिए सॉल्व किए हुए हैं। तो ये टर्म अभी आपने एज्यूम किया ex। अब मैंने इसको फिर से इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को चाहे कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दें, फिर से जो बॉक्स में मैं यहाँ पे एनक्लोज कर रहा हूँ, ये इक्वेशंस को भी चाहे नंबर रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में ये रिजल्ट को मैंने ex लिख दिया इस इक्वेशन में। ex इज इक्वल टू e माइनस वी वाई माइनस वी जेड प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψy del 2 बाई del y स्क्वायर ऑफ psi y प्लस 1/ψz del 2 बाई del z स्क्वायर ऑफ psi z। अब इस इक्वेशन में फिर से वेरिएबल्स को सेपरेट करें, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं अभी यहाँ पे, y और z। लेफ्ट साइड में कोई एक वेरिएबल रखने और राइट साइड में कोई अनदर वेरिएबल। तो मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ y वेरिएबल के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये टर्म और ये पोटेंशियल टर्म को मैं लेफ्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψy del 2 बाई del y स्क्वायर ऑफ psi y प्लस वी वाई, रिमेनिंग टर्म e माइनस, ये e को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, e माइनस ई एक्स। ये बोथ टर्म सेपरेटली कांस्टेंट है, तो दीज का डिफरेंस एक न्यू कांस्टेंट बनेगा, माइनस वी जेड प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψz del 2 बाई del z स्क्वायर ऑफ psi z। अब ये फिर से सिमिलर यहाँ पे अप्लाई करें कि इस इक्वेशन के लेफ्ट में सिर्फ y वेरिएबल है और राइट में कहीं y वेरिएबल नहीं है, z वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स फिर से सेपरेट हो गए। जो 2 वेरिएबल्स का मिक्सचर आपको मिल रहा था y और z का, अब इस इक्वेशन के वन साइड y वेरिएबल है और अनदर साइड z वेरिएबल है। तो y और z वेरिएबल फिर से सेपरेट हो गए। अब इस रिजल्ट को, जब ये y डिपेंडेंट टर्म है, z डिपेंडेंट टर्म है, बोथ टर्म सेपरेटली किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। इस टर्म को मैंने किसी अनदर कांस्टेंट y डिपेंडेंट टर्म के लिए नोट कर दिया। y पे वेरिएबल नहीं है, y का कंडीशन कांस्टेंट टर्म जो कंडीशन है वो z के लिए जो टर्म आएगा, x के लिए जो टर्म आएगा उससे जनरली डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने सफिक्स में उस कांस्टेंट के लिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन का इंडिसेस रिप्रेजेंट कर दिया। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψy del 2 बाई del y स्क्वायर ऑफ psi y प्लस v फंक्शन ऑफ y। और इस इक्वेशंस को जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपको फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा दैट डिपेंड्स ओनली ऑन y कोऑर्डिनेट। फिर से इसी इक्वेशन को यूज करें, ये रिजल्ट लेफ्ट साइड वाला रिजल्ट ey है, और इस इक्वेशन को फिर से लेफ्ट साइड में z कोऑर्डिनेट के लिए एडजस्ट करें, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1/ψz del 2 बाई del z स्क्वायर ऑफ psi z। ये टर्म को मैंने लेफ्ट में लिखा और ये vz को मैं लेफ्ट में नोट कर रहा हूँ, प्लस vz, और जो रिमेनिंग टर्म है वो राइट में एडजस्ट कर दी। e माइनस ई एक्स तो पहले से प्रेजेंट थे और ये टर्म की वैल्यू ey है, वो राइट में आ गया। अब इस टोटल इस नोटेशन e में जो एनर्जी e के लिए नोटेशन लिया था, अब आप चेक कर सकते हैं x और y के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का कंडीशन डिक्रीज हो गया, तो ओनली z वाला कंडीशन प्रेजेंट रहेगा, इसको आप ez लिख सकते हैं। तो जो नोटेशंस मैंने e x ey लिए हैं वो आप यूनिट वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो वो कांस्टेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस ये टर्म आपको बताएंगे कि x के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी है और y के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी है, z के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी। तो यहाँ पे आपको फिर से एक न्यू इक्वेशन बन गया del 2 बाई del z स्क्वायर ऑफ psi z। ओनली वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, बाकी इक्वेशन का फॉर्म आपको पहले से आप लोगों ने वन डायमेंशन में पढ़ा हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का क्या बेनिफिट होगा वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जो आपका 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप ये कंफर्म हो जाते हैं कि पोटेंशियल एडिटिव है, 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम है, तो इंडिविजुअल इक्वेशंस के आप सॉल्यूशंस कंपेयर करके पोटेंशियल के फॉर्म से जो पहले पढ़े हुए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन का फॉर्म आपको पता होगा, एनर्जी का फॉर्म पता होगा, वो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ये हैमिल्टोनियन पार्ट पे जाएं
H operated over psi x y z is equal to E psi x y and z. ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन था 3 डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें इस पार्ट में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, अभी जो स्टेप मैंने फॉलो किया था 1 बाई साई एक्स डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स प्लस वी एक्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 बाई साई वाई डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर ऑफ साई वाई प्लस वी वाई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 अपॉन साई जेड डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई जेड प्लस वी जेड इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। साई को मैंने ये प्लेस किया है फर्स्ट कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग और पोटेंशियल को ये प्लेस किया है। तो आप ये कंपेयर करें, अभी यहाँ पे ये टर्म को ई एक्स बताया था, ये टर्म को ई वाई बताया था और ये टर्म को ई जेड बताया था। तो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल एनर्जीज ई एक्स ई वाई ई जेड। आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं टोटल एनर्जी के लिए। तो ये जनरल स्टेप्स फॉलो करके आपको ये कंफर्म होगा कि अगर आप ये इंडिविजुअल इक्वेशंस जो वन डायमेंशनल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस आप पहले पढ़ चुके हैं, उनका वेव फंक्शन का फॉर्म आपको पता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म पता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगा तो एनर्जी को आप ऐड करेंगे टोटल एनर्जी को। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एडिटिव था। एनर्जी को ऐड करेंगे और वेव फंक्शन प्रोडक्ट में आएगा। क्यों प्रोडक्ट में आएगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ अनदर डायरेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर डायरेक्शन। एक्स वाई जेड जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हैं इस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होती हैं तो प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन लेके मैंने आपको यहाँ पे ये मैथमेटिक्स बताया, अब आपको यहाँ पे ये कंफर्म हो गया इफ पोटेंशियल कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल देन साई कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंडिविजुअल वेव फंक्शंस and 3-dimensional Schrodinger equation can be reduced into 3 independent one-dimensional Schrodinger equation. ये भी आपको मैथमेटिकली कंफर्म है। और जैसे जैसे आप डायमेंशन चेंज करते जाते हैं मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता जाता है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करना डिफिकल्ट होता जाएगा। इसलिए इजी क्या होगा कि आप वन डायमेंशन वाले श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करें जो आपने पहले सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे इस स्टेप से आपको कंफर्म हो गया कि आपको ये साई एक्स साई वाई साई जेड के फॉर्म नोन होंगे। जैसे पोटेंशियल का फॉर्म आपको वी एक्स वी वाई वी जेड पता होगा, उनके फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज साई एक्स साई वाई साई जेड नोन होंगे। आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ई एक्स ई वाई ई जेड भी नोन हो गया। तो वेव फंक्शन को प्रोडक्ट करेंगे और एनर्जी को आप ऐड करेंगे। इंडिविजुअल डायरेक्शन की एनर्जी और वेव फंक्शंस आपको पता होंगे। जैसे ही मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल्स की प्रॉब्लम्स पे जाएंगे आपको जैसे ये कंडीशन को चेक करना है कि ये फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल है तो ई एक्स ई वाई ई जेड भी नोन होंगे, साई एक्स साई वाई साई जेड भी नोन होंगे पोटेंशियल के फॉर्म से। आपको जैसे यहाँ पे एनर्जी के लिए एडिशन करना है और वेव फंक्शन के लिए प्रोडक्ट करना है। क्यों करना है उसका रीजन आपको मैंने नहीं करेगा। तो ये मैथमेटिकली जो आपको हिंट किए हैं अगर वो फिर से आप रिपीट करें, अगर पोटेंशियल को आप 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नॉट नहीं कर सकते हैं तो आप सिमिलर अप्रोच अप्लाई करके अगर वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ट्राई करेंगे तो लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होगा। अगर होगा भी तो अनदर साइड भी वो डिपेंडेंसी रह जाएगी। बोथ साइड आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। जब सेपरेट नहीं करेंगे तो एक्स डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी पे वाई और जेड डायरेक्शन का भी इफेक्ट आएगा। इट मींस प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट नहीं आएंगी और जब इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वेव फंक्शन को भी आप 3 इंडिविजुअल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट नॉट नहीं कर सकते हैं। और जो नॉट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगा और ना ही एनर्जी को आप 3 इंडिविजुअल एनर्जी का सम नॉट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी में कोई एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा, 3 इंडिविजुअल डायरेक्शन की एनर्जी के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अभी जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो यहाँ पे इन पोटेंशियल्स के अलावा कोई और टर्म होगा उसको एज ए परटर्बेशन कंसीडर करेंगे तो वो रिजल्ट आपको परटर्बेशन थ्योरी में बताएंगे। तो ये सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिक्स आपको डिस्कस किया है, जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे भी डिस्कस करनी है वो यहाँ पे इस कंडीशन वाली प्रॉब्लम्स को भी एक्सक्लूड करके चलेंगे। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वाले असाइनमेंट में इंक्लूड हुआ होगा, बाकी है नहीं वो परटर्बेशन के साथ यूज हो रहे होंगे। बाकी अगर बाई चांस कोई प्रेजेंट होता भी है तो ये चेक कर लेंगे कि कहीं म्यूचुअल डिपेंडेंसी तो दीज वेरिएबल्स का नहीं आ रहा है, और अगर म्यूचुअल डिपेंडेंसी आ रहा है तो वो कंडीशन वो प्रॉब्लम को भी एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो जो मैंने पॉइंट बताया वो क्लियर हो गया सभी को कि कैसे एनर्जी एडिटिव आएगा और वेव फंक्शन प्रोडक्ट में क्यों लिखेंगे और सेकंड कंडीशन में एनर्जी एडिटिव क्यों नहीं आएगा और क्यों वेव फंक्शन को प्रोडक्ट में नॉट नहीं कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो अब अगर आपने फोर्थ असाइनमेंट तक वन डायमेंशनल पोटेंशियल के जो आइडल फॉर्म्स थे, आइडल सिस्टम थे, उनके नॉर्मलाइज आइगन फंक्शंस, एनर्जी एक्सप्रेशन, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, सम रिजल्ट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। वो अगर आपने पहले करेक्टली पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा कि मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल्स के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
अगर वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स को भूल रहे हैं तो जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। यही कंडीशन, यही पॉइंट्स मैंने बताया था पोस्टलेट तक, कि पोस्टलेट तक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे जब सिस्टम्स पे अप्लाई करेंगे, वन डायमेंशन सिस्टम्स पे अप्लाई किया तो पोस्टलेट्स वाले पॉइंट्स अगर करेक्टली बताएं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली करके अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड सिलेबस को भूल रहे हैं तो वो यहाँ पे रिवाइज जाएगा। तो इसीलिए मैंने सेपरेट करके आपको ये प्रॉब्लम्स, ये जो टॉपिक है वो सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। आगे का जो सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड होता है, तो ऐसा नहीं कि उसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएं तब डाउट क्रिएट करें, वो डाउट ओल्ड सिलेबस का होगा। न्यू पॉइंट पे से डाउट ये हो सकता है कि जो मैंने कंडीशन बताई है, ये कंडीशन आपको अगर चेक करना आता है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर चेक करने में प्रॉब्लम है तो वो डाउट बन सकता है, बाकी कोई और डाउट नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल वेव फंक्शंस एनर्जी अपने वन डायमेंशन के लिए पढ़ ली है, उन्हीं को जैसे यहाँ पे ऐड और प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम पहले डिस्कस करता हूँ कुछ, उनको आप रेफरेंस में चेक करते जाएंगे कि ये कंडीशन फुल है या ये कंडीशन फुल है। थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, पहले वो सिस्टम्स यहाँ पे ले रहे हैं जिनके लिए ऑल डायरेक्शन के लिए जो कंडीशन है पोटेंशियल का जो बिहेवियर है वो सिमिलर है। समटाइम वो मिक्स केस भी हो सकता है, तो पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिनमें ऑल डायरेक्शन के लिए सिमिलर बिहेवियर आ रहा है। पोटेंशियल वेल आपने वन डायमेंशन में पढ़ा था, यहाँ पे ईच डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल वेल टाइप डेफिनेशन बनेगा यहाँ पे इन थ्री डायमेंशन फाइनाइट पोटेंशियल वेल में। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, क्योंकि मास डिपेंडेंट टर्म आते हैं इसलिए मास का आपको आइडिया होना चाहिए। दैट इज मूविंग इन थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और ये पोटेंशियल वेल की कंडीशन यहाँ पे ऑल डायरेक्शन के लिए जो लेंथ है, वेल में लेंथ आपने पढ़ा था, पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ और लेंथ एल, बट यहाँ पे यूज कर वन डायमेंशन में कोई भी पार्ट आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि विड्थ क्या है, उसका ब्रेड्थ क्या है और हाइट क्या है, या कहीं सम टाइम लेंथ विड्थ और हाइट आप यूज कर रहे होंगे। तो पहले मैंने पोटेंशियल का डेफिनेशन यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इट मींस अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इनफाइनाइट बनेगा। इनसाइड द पोटेंशियल वेल पोटेंशियल जीरो ले रहे हैं जो वन डायमेंशन में भी दिया था, ये पॉइंट्स ये वैल्यूज को चेक करिए, यही सेम वैल्यूज आपके वन डायमेंशन में भी थी, तो सिमिलर आपको मल्टी डायमेंशन में फॉर्म यूज करना है, बट अब की बार यहाँ पे पोटेंशियल मोर देन वन वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। तो जीरो टू एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने LX लिख दिया, वाई डायरेक्शन के लिए LY और जेड डायरेक्शन के लिए LZ, अदरवाइज इनफाइनाइट। एक्स की दीज लिमिट के एक्सक्लूडिंग वैल्यूज जो होंगी वो इस साइड आएंगी, उन पोटेंशियल इनफाइनाइट बनेगा। ऐसे ही वाई के लिए इस लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो और अदरवाइज इनफाइनाइट, तो अदरवाइज इन कंडीशंस को एक्सक्लूड करते हुए है ईच वेरिएबल को। अब ये पोटेंशियल को आप ये चेक करें, थ्री इंडिविजुअल पोटेंशियल अगर आप सम लिख सकते हैं तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल में आप इजीली श्रोडिंगर इक्वेशन के रिजल्ट नोट कर सकते हैं। तो आप ये कंपेयर करिए, अगर आप Vx को डिफाइन करें यहाँ पे जीरो इनफाइनाइट, x लाइज बिटवीन जीरो टू Lx अदरवाइज इनफाइनाइट, Vy जीरो if y lies between 0 to Ly otherwise infinite, and Vz zero if z lies between 0 to Lz otherwise infinite। ये थ्री पोटेंशियल्स को चेक करिए, ये प्योरली x डिपेंडेंट है, ये प्योरली y डिपेंडेंट है और ये प्योरली z डिपेंडेंट है, तो थ्री इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं, वन फॉर ईच कोऑर्डिनेट। अब these को अगर आप ऐड करें जो मैंने यहाँ पे सम किया है तो एज सच ये पोटेंशियल का डेफिनेशन बन जाएगा। इट मींस थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल को आप थ्री इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको बताया है ये आप यूज कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने इस फॉर्म के लिए नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी आपने वन डायमेंशनल इनफाइनाइट अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए कैलकुलेट किया हुआ। सेम मीनिंग है यहाँ पे, बट चेंज क्या है दीज पोटेंशियल्स में, ये लेंथ जो वर्ड था वहाँ पे या विड्थ वर्ड था, इट मींस साइड चेंज हो रही है, पोटेंशियल वेल का साइड चेंज हो रहा है, पार्टिकल का मास सेम है। एनर्जी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स आ रहे थे, एक तो साइड ऑफ द पोटेंशियल वेल और मास, तो दोनों पार्ट यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे वेव फंक्शन में भी आप कंपेयर करें तो साइड का कंसेप्ट आ रहा था। इस फॉर्म के लिए आप लोगों ने आप चेक करिए अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए आपने साइन फॉर्म पढ़ा है, इनसाइड द वेल आउटसाइड द वेल जीरो पढ़ा है। तो दीज इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप Vx फॉर्म को रेफरेंस लें फॉर पोटेंशियल Vx जो आपको भी डेफिनेशन लास्ट स्लाइड में नोट किया, अगर आप इसको रेफरेंस ले रहे हैं पोटेंशियल को, तो इसके लिए आपने एनर्जी ये एनर्जी एक्सप्रेशन को आप चेक करिए, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर
बाई ट्वाइस एम, जो यहाँ पे बाउंड्रीज का डिफरेंस था वो साइड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एल एक्स माइनस जीरो एल एक्स बनेगा, तो एल एक्स स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर आप एन ले रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि जो क्वांटम नंबर का यहाँ पे जो वैल्यूज प्लेस करेंगे 1 2 3 ऑफ इनफिनिट, तो जरूरी नहीं कि आप ऑल डायरेक्शन के लिए सेम लें, तो इसीलिए ये एन पे आप सफिक्स इंक्लूड करेंगे कि एक्स के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है। और ये एनर्जी ई एन तब यूज कर रहे थे, बट की बार क्वांटम नंबर आप एन एक्स ले रहे हैं, तो ये ई एन एक्स एनर्जी बनेगा। इट मीन एनर्जी फॉर एक्स डायरेक्शन, इसको आप ई एक्स लिख सकते हैं। एन एक्स कैन टेक वैल्यूज जो इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू में डिस्कस किया कि मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा विद डिफरेंस ऑफ इन्फिनिटी। नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन स्क्वायर रूट 2 बाई विड्थ बताया था वहां पे, और यहाँ पे विड्थ है एल एक्स, साइन एन पाई एक्स बाई विड्थ, और एन को मैंने यहाँ पे एन एक्स से रिप्लेस करने के लिए किया है, क्योंकि डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर जरूरी नहीं कि सेम हो, अदरवाइज जीरो। तो एक्स लाइज बिटवीन 0 टू एल एक्स के लिए ये फॉर्म बनेगा, अदरवाइज जीरो बनेगा। तो ये इंटीग्रल पोटेंशियल फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप वेव फंक्शन और एनर्जी डायरेक्ट नॉट कर सकते हैं, फिर से सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही आप वाई डायरेक्शन के लिए और जेड डायरेक्शन के पोटेंशियल बिहेवियर को कंपेयर करिए, हम ये ऑल फॉर्म यहाँ पे नोट कर सकते हैं। y lies between 0 to Ly, z lies otherwise infinite। तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन किसी अनदर क्वांटम नंबर नोटेशन आप यूज करेंगे, स्क्वायर रूट 2 बाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज Ly, साइन एन वाई पाई वाई बाई एल वाई। अब ये फॉर्म को आप चेक करिए, पोटेंशियल का सेम होने से फंक्शन के फॉर्म सेम है, ओनली वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स जो वेव फंक्शन में इंक्लूड थे वो चेंज हो गए, उनके लिए डिफरेंट नोटेशन आपने यूज कर दिया। तो क्वांटम नंबर को चेंज करना है, और वेव फंक्शन में जो भी पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आ रहा होगा उससे आप विड्थ या आगे हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट आ जाएगा, वो आप चेंज इंक्लूड कर लेंगे। तो आप चेक करें, एनर्जी का फॉर्म अभी भी सेम है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम साइड स्क्वायर, बट क्वांटम नंबर को जनरली डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एन वाई वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा विद डिफरेंस ऑफ इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्म सेम है, ओनली बाउंड्री पोजीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे कंडीशन चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए वेव फंक्शन में उसका इफेक्ट आ गया बाउंड्री पोजीशन का, क्वांटम नंबर जनरली चेंज हो गया। तो ये वेव फंक्शन नोट करने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्टेप तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम में साइड चेंज करके यूज कर रहे थे। ओनली जो कोऑर्डिनेट नोटेशन है, पहले एक्स यूज किया था, यहाँ पे वाई के लिए वाई यूज कर लेते और जेड के लिए आप सेपरेटली जेड यूज कर लें। तो फॉर्म सेम होने से, पोटेंशियल का फॉर्म सेम होने से एनर्जी एक्सप्रेशन का फॉर्म, वेव फंक्शन का फॉर्म सेम है, ओनली जो कांस्टेंट नोटेशन फैक्टर्स थे वो चेंज हो रहे हैं। तो ये 3 एनर्जी एक्सप्रेशंस नोट करने में और वेव फंक्शन नोट करने में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्म जैसे आपको रेफरेंस के लिए प्रॉब्लम में डिफाइंड होगा, उस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आपने वन डायमेंशन में पढ़े हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर होंगे? यस सर। सर लास्ट में पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, आपने जीरो लिख दिया। हाँ जी, इनफाइनाइट है। अभी आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ईच डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग और वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज फॉर्म आपको फाइंड हो गया। अब आपको कंबाइंड इफेक्ट पोटेंशियल v के लिए चेक करना है, जो 3 डायमेंशन का पोटेंशियल है जो आपने डिफाइन किया, v फंक्शन ऑफ x y z, जिसमें आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं vx प्लस vy प्लस vz, ये कंडीशन फुलफिल है। जो पोटेंशियल आपने अब यहाँ पे डिफाइन किया था, इस पोटेंशियल के लिए एनर्जी और आइगन फंक्शन नोट करना है। तो एनर्जी आपको ये बताया कि इंडिविजुअल डायरेक्शन का सम बनेगा, इसको आप ex लिख रहे थे, इसको आप ey लिख सकते थे और इसको ez, बट ये तो डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सफिक्स में है, और ये डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग किस क्वांटम नंबर पे रिप्रेजेंट करता है वो आपको सफिक्स में नोटेशन बताया है। तो ये आर्टिकल में आपको ये ex ey ez बताया है, बट कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर नोटेशंस आप यूज कर लेंगे तो ये enxeny और enz है। और ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में जो मैं आपको बता रहा था कि कांस्टेंट बनेंगे, ये x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, ये सिर्फ मास और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेस्पेक्ट में वेरी कर सकता है। बाकी अगर आपने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया तो ये वेरिएबल नहीं है, पार्टिकल आपने फिक्स कर दिया तो ये वेरिएबल नहीं है, तो ये ऑल टर्म एनर्जी में जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट बनेंगे। पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m, ऑल एनर्जीज में कॉमन फैक्टर है, nx स्क्वायर बाई lx स्क्वायर, ny स्क्वायर बाई ly स्क्वायर, nz स्क्वायर बाई lz स्क्वायर। जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टर आप मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी बना सकते हैं। टोटल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi x y z, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंडिविजुअल फंक्शंस psi x psi y एंड psi z, बट इंडिविजुअल वेव फंक्शन के लिए क्वांटम नंबर डिफरेंट लेना है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे इस टोटल वेव फंक्शन में क्योंकि 3 क्वांटम नंबर्स आएंगे तो ये सफिक्स में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, nx ny और nz, ऐसे ही आप एनर्जी में नोट कर सकते थे। तो ये एक्सप्रेशन बताया था, ये पहले डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल में, यहाँ पे ये पार्ट बन गया, और इसी एनर्जी को
एन वाई एंड एन जेड। 3 क्वांटम नंबर यहाँ सफिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वन डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 क्वांटम नंबर इंक्लूड करेगा। ऐसे वेव फंक्शन में पार्ट आएगा। डेफिनेशन फॉर दिस वेव फंक्शन आप चेक करें, ये कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करें ऑल 3 नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, स्क्वायर रूट 2 by lx l by lz। मैंने सेपरेटली नोट कर दिया, एक ही साथ में नोट कर सकते थे। 2 को मल्टीप्लाई करते तो 8 by lx l by lz बन जाता है। साइन nx पाई x by lx, साइन ny पाई y by ly, साइन nz पाई z by lz। if x lies between 0 to lx, y lies between 0 to ly and z lies between 0 to lz, otherwise 0। तो आपको इसके लिए सॉल्यूशन, इस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन एनर्जी के लिए रिजल्ट वन डायमेंशन से रिलेट हो गए जो इजी बनेंगे। कैसे फाइंड करना वो आपको हिंट हो गया। एक पॉइंट और आपको चेक करना है अभी, कई बार आपको इस पोटेंशियल में आप बाउंड्री चेक करिए, x इक्वल टू 0 पे है और x इक्वल टू lx पे है, y इक्वल टू 0 पे है, y इक्वल टू ly पे है और z इक्वल टू 0 पे, z इक्वल टू lz पे है। इन बाउंड्री पे टोटल वेव फंक्शन भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और इंडिविजुअल वेव फंक्शंस भी पर्टिकुलर कंडीशन जो उस वो बाउंड्री x के लिए है तो x वाला वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, जरूरी कि वहां पे y पे आप कंडीशन चेक करें। तो यहाँ पे मैं वो बाउंड्री कंडीशंस पोटेंशियल के डेफिनेशन से नोट कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे और x के लेफ्ट में, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में पोटेंशियल इनफाइनाइट है। जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा तो उसके लेफ्ट का वेव फंक्शन 0 बना और इनसाइड का वेव फंक्शन बाउंड्री पे मैच करना चाहिए कंटिन्यूटी कंडीशन से। तो साई x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे x डायरेक्शन का वेव फंक्शन 0 बनना चाहिए। y डायरेक्शन के लिए y इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू ly पे ये 0 बनने चाहिए। ऐसे ही z वाला वेव फंक्शन z इक्वल टू 0 पे और z इक्वल टू lz पे 0 बनने चाहिए। और जो टोटल वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड वो x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे, z इक्वल टू 0 पे 0 बनेगा और x इक्वल टू lx पे, y इक्वल टू ly पे और z इक्वल टू lz पे 0 बनेगा। तो ये कंडीशंस इन वेव फंक्शन इन x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू lx पे जरूरी नहीं कि ये 0 बने, y और z वाले फंक्शन भी 0 बने। ये इंडिविजुअल कंडीशंस आपको नोट कर दी जो x y z सेपरेटली वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन पे सेटिस्फाई होगा और टोटल पे क्या सेटिस्फाई होगा वो भी आपको नोट करना है। तो कई बार आपसे कोई ऐसा फॉर्म दिया हो जिसके लिए पहले ऐसे आपने एग्जैक्ट फॉर्म ना कैलकुलेट किया हो, आप ऑप्शन में बाउंड्री कंडीशन से हो सकता है ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए, या आपको एक कंडीशन पूछ सकता है वहां पे कि एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या बनेगा, कब क्या बाउंड्रीज बनेंगी। तो ये मैंने आपको नोट करा दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। जब वन डायमेंशन पर आता तो ये कंडीशन आपने अप्लाई किया था, तो ऐसे इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए कंडीशन फुलफिल होंगी तो टोटल पे भी आपको ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फर्स्ट केस डिस्कस किया पोटेंशियल में, जिसमें ऑल डायरेक्शन के लिए जो अलाउड रीजन है पोटेंशियल के लिए पार्टिकल को मोशन करने के लिए, जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, वो डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेस्ट्रिक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है कि x के लिए जो वैल्यू हो वो 2 मीटर दिया, 2 नैनोमीटर दिया होता या 2 एंगस्ट्रॉम दिया होता, हो सकता है y के लिए 3 एंगस्ट्रॉम होता, z के लिए हो सकता है 1 एंगस्ट्रॉम हो जाए। तो ये साइड डिफरेंट हो सकती है, जनरली साइड डिफरेंट है और उनमें कोई रिलेशन भी नहीं है। और जब तक ये नोटेशंस दिए हैं, अगर ये फॉर्म पे जाए, ये एनर्जी nx ny nz जैसे ही आप यहाँ पे रिलेट करना चाहेंगे एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी की सिंगल वैल्यू बनेगी और जैसे ही इस वेव फंक्शन nx ny nz की वैल्यूज में चेंज करेंगे तो ये वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट होने की कंडीशंस लाइक दिस हो सकती हैं कि lx और ly में कोई रिलेशन बन जाए, lx ट्वाइस ऑफ ly हो जाए और lz ट्वाइस या थ्राइस ऑफ lx हो जाए। इस तरह का अगर रिलेशन दिया होगा तो ऐसा हो सकता है कि सम एनर्जीज मैच कर जाएं, सम स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज मैच कर जाएं। जब आप nx ny nz की पॉसिबिलिटीज लेंगे, की वैल्यूज आपको यहाँ पे इंडिविजुअल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होगा डी फॉर्म्स में। राकेश कुमार nx ny nz 1 से स्टार्ट होगा विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी इनफिनिट तक जाएगा। तो अगर लाइक दिस सिचुएशन है तो ऐसा हो सकता है कि जब nx ny nz को एक्सचेंज करें, एक बार nx को 1 ले रहे हैं और ny को 2 ले रहे हैं, फिर आपने एक्सचेंज कर दिया, nx को 2 कर दिया, ny को 1 कर दिया, तो हो सकता है कि वेव फंक्शंस तो चेंज होंगे बट एनर्जी मैच कर जाए। और जब एनर्जी मोर देन 1 स्टेट्स के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए एनर्जी मैच करेगा तो स्टेट्स डिजनरेट हो जाएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यू डिजनरेट हो जाएगी। तो जब प्रॉब्लम में आप रिलेशंस लाइक दिस दिए होंगे, इट मींस इसके कंपैरिजन के लिए डेटा दिया होगा lx ly lz की सेम है, कुछ उनमें मल्टीपल में लिख सकते हैं कि नहीं ये एग्जैक्टली डिफरेंट है, तब ये एनर्जी डिजनरेट हो सकती है। बट अगर अभी इस नोटेशन में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ly lx का ट्वाइस है या हाफ है, तो इन नोटेशंस में आप एक स्टेटमेंट जनरली नोट करेंगे कि दीज एनर्जीज आर जनरली नॉन डिजनरेट। इट मींस सम केसेस में वो डिजनरेट बन सकती हैं
ऑलवेज नॉन डिजेनरेट नहीं है। जैसे ही आपको एल वाई मेंशन किया हुआ हो कि एल एक्स के इक्वल है और एल जेड ट्वाइस ऑफ एल एक्स है, तब कुछ एनर्जीज डिजेनरेट हो सकती हैं, बट दीज नोटेशंस में आप अभी कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन में आप ये डेटा दिया हुआ तो आप कंपेयर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ये इस स्टेटमेंट को रेफरेंस लेंगे कि सर ने तो यहाँ पे बताया था नॉन डिजेनरेट है तो नॉन डिजेनरेट ही है। ये तब तक नॉन डिजेनरेट है जब तक आप ये एल एक्स एल वाई एल जेड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे उनमें कुछ रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनने से ही वो सम एनर्जीज डिजेनरेट हो सकती है। इसी में सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया कि साइज डिफरेंट है, ये डिफरेंट नोटेशन से बताई हुई है। सर इस ये इनफाइनाइट बाउंड्री थ्री लाइन डायमेंशनल पोटेंशियल, सर ये बाउंड्री लाइन पर तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ना? वन डायमेंशन में जीरो नहीं थी सर यहाँ पर तो जैसे कि जो जो मैं बोल रहा हूँ मेरा स्टेटमेंट है। जी सर वो तो जीरो होगा ही। पहले मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए फिर अपना डाउट पूछिए। जी। वन डायमेंशन में जीरो तो मल्टी डायमेंशन में क्या प्रॉब्लम होगी, जीरो नहीं होगा? नहीं वही पूछ रहे सर, वो तो जीरो होना चाहिए ना, उसमें लेस एंड इक्वल टू लिखा हुआ था उसमें, इसीलिए। यहाँ पे जीरो नहीं होगा। नहीं सर इसमें तो नहीं है, लिखा हुआ था? इसमें तो- वो लास्ट में जब वे फंक्शन निकाले थे उस समय, वो जो बाउंड्री लाइन पर था वो एक्स, मैंने ऑप्शन में भी वो लास्ट वाली स्लाइड में हाँ यहाँ पर सर इसमें चेक कर लीजिए। ये सर ये- यहीं पर इसी में डाउट है सर। अपने अपना नोटबुक अभी सिंगल ही चल रहा होगा, चेंज तो नहीं हुआ है। मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए एक बार ध्यान से। आपका जो नोटबुक है चेंज तो नहीं हुआ है? इनफाइनाइट नहीं पोटेंशियल वैल्यू उसका होगा जी हाँ सर, नहीं है? हाँ सर है। अच्छा ये जो डाउट पूछ रहे हैं बाकी कितनों को डाउट है? नो सर नहीं है। ये वन डायमेंशन में क्या इक्वलिटी साइन मैंने वन डायमेंशन में इक्वलिटी साइन वेव फंक्शन में इंक्लूड नहीं किया था क्या मैंने? इस ओल्ड सिलेबस को भूलते जा रहे हैं। मैंने अभी ये आपका जो डाउट है इसका एक्सप्लेनेशन किया था। x इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, राइट साइड वाला वेव फंक्शन लेफ्ट साइड से मैच करना चाहिए। जब लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड वाला वेव फंक्शन भी वो x इक्वल टू जीरो पे मैच करेगा। तो यहाँ पे आप चेक करिए कंटिन्यूटी कंडीशन से क्या ये बाउंड्री पे इक्वलिटी साइन आएगा या नहीं आएगा? हाँ ये सर समझ गया सर, थैंक यू सर। बोलिए। पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस है, वेव फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसलिए वेव फंक्शन में मैंने इक्वलिटी साइन इंक्लूड किया। पोटेंशियल में मैंने जो डेफिनेशन बताया ना वन डायमेंशन में इंक्लूड किया ना मल्टी डायमेंशन में इंक्लूड किया। वन डायमेंशन में भी वेव फंक्शन में इक्वलिटी साइन इंक्लूड किया था, मल्टी डायमेंशन में भी इंक्लूड किया। तो डाउट ये आपको वन डायमेंशन में होना चाहिए था, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने तो ऐसे रिजल्ट वन डायमेंशन वाला यहाँ पे यूज किया है। ये सर समझ गए क्लियर हुआ नहीं? क्लियर है सर। कंटिन्यू करना है। जो फर्स्ट कंडीशन थी थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, तो वहाँ पे क्यूबाइड वर्ड आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्यूबिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, क्यूब की ऑल साइड थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे भी जो लास्ट मैंने नोटेशंस यूज किए एल एक्स एल वाई एल जेड, अगर वो सेम कर दें तो आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन क्यूबिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए बनेगा। इनफाइनाइट वर्ड है इसलिए जीरो और इनफाइनाइट दीज टू वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू एल एक्स पहले नोट कराया था, मैंने ये नोटेशन एल कर दिया। वाई लाइज बिटवीन जीरो टू एल वाई था, मैंने ये फिर से एल कर दिया। जेड लाइज बिटवीन जीरो टू एल जेड था, ये मैंने फिर से एल कर दिया। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये जो क्यूब की साइड बनेगी वो सेम है, इसलिए वर्ड यहाँ पे क्यूबिक वर्ड है। अगर ये डिफरेंट हो जाए तो क्यूबाइड वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट। तो फिर से इस पोटेंशियल को थ्री इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम आप नोट कर सकते हैं, जो भी लास्ट केस में डिस्कस भी किया है। ओनली साइड चेंज हो रही है, बट एक्स वाले पोटेंशियल में कहीं वाई और जेड का डिपेंडेंसी नहीं है। इट मींस दीस कोऑर्डिनेट का कहीं पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है, और जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं होगा तो आप ये इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट कर सकते हैं। तो जो भी लास्ट एक्सप्रेशन था उसको अगर आप लास्ट कंडीशन को आप कंपेयर करें तो एल एक्स एल वाई एल जेड ये इक्वल है यहाँ पे और एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी एक्सप्रेशन एन एक्स एन वाई एन जेड थ्री क्वांटम नंबर डिपेंडेंट है, और जब आप ये कंपेयर करेंगे तो मैं आपको ये फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल के बिहेवियर से ये नोटेशन तो पता चल गया, ये तो सेम कर देंगे, बट क्वांटम नंबर जनरली डिफरेंट लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्री क्वांटम नंबर्स डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट किए। क्वांटम नंबर सेम नहीं करेंगे, क्वांटम नंबर इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए डिफरेंट नोटेशन से ही रिप्रेजेंट करें। वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए अगर आप पहले ही नोटेशन सेम लेंगे तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि वो इक्वल हो। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन में प्लेस करिए। इस एक्सप्रेशन में एल एक्स एल वाई एल इक्वल करेंगे तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा एनर्जी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। ये एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा। एंड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन स्क्वायर रूट 2 बाई एल, थ्री वेव फंक्शंस में इक्वल कंडीशन बनेगा तो क्यूब हो गया। साइन एन एक्स पाई एक्स बाई एल साइन एन वाई पाई वाई बाई एल साइन एन जेड पाई जेड बाई एल, अदरवाइज जीरो।
ये जो मैंने सेपरेट कंडीशन लिखा है इसी को लाइक दिस भी नोट कर सकता था, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू एल, लाइक दिस भी नोट कर सकता है, अदरवाइज 0। तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपको इस एक्सप्रेशन से एल एक्स एल वाई एल जेड को मैंने एल रिप्लेस किया है, आपको ये वेव फंक्शन बन गया। पर जैसे ही आपको यहाँ पे एल एक्स एल वाई एल जेड में रिलेशन पता चला, इक्वल पता चला, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सम स्टेट्स डिजेनरेट हो सकती हैं। कैसे डिजेनरेसी इंक्लूड होगा वो आपको यहाँ पे भी हिंट कर रहा है। एन एक्स एन वाई एन जेड की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 अप टू इनफिनिट विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। समटाइम आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट स्टेट एनर्जी, कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी एंड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये प्रॉब्लम में पूछे जाएंगे। जैसे ही आपको एनर्जी एक्सप्रेशन और वेव फंक्शन फॉर्म पता है, आप यहाँ पे लीस्ट एनर्जी के लिए पहले जो भी यहाँ पे क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन बनता है, लीस्ट एनर्जी बहुत इजी पार्ट बनेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी और लीस्ट एनर्जी और मिनिमम एनर्जी, दीज क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू प्लेस कर दी। तो एन एक्स एन वाई एन जेड की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको 1 है। तो जब भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा जाए किसी प्रॉब्लम में, वो इजीएस्ट पार्ट बनेगा एनर्जी के कैलकुलेशन का। आप ऑल क्वांटम नंबर्स जो एनर्जी एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो रहे हैं उनको सबको मिनिमम वैल्यू के लिए प्लेस कर दीजिए, उन क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू प्लेस कर दीजिए। द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के लिए आप एन एक्स एन वाई एन जेड की मिनिमम वैल्यू था 1, मैंने यहाँ पे एन एक्स एन वाई एन जेड को 1 कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन में ये 1 का स्क्वायर 1 बन गया, और 3 क्वांटम नंबर का यहाँ पे सम है स्क्वायर का, 1 + 1 + 1 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर, दैट इज 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। ये लीस्ट एनर्जी है, इससे लीस्ट एनर्जी पार्टिकल का यहाँ पे नहीं बनेगा। तो दिस इज मिनिमम एनर्जी और एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एन एक्स एन वाई एन जेड यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। टू बाई एल पावर 3/2 साइन पाई एक्स बाई एल साइन पाई वाई बाई एल साइन पाई जेड बाई एल और एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू एल, अदरवाइज 0। तो आप चेक करें, एन एक्स एन वाई एन जेड को मैंने यहाँ पे 1 किया है, और इसके 1 होने के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वेव फंक्शन है, सिंगल वेव फंक्शन है, सिंगल एनर्जी है। तो देयर इज सिंगल वेव फंक्शन फॉर सिंगल एनर्जी, इट मींस दिस एनर्जी इज नॉन डिजेनरेट। ये नॉन डिजेनरेट वर्ड मैंने इसके लिए यूज किया है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल का डेफिनेशन है उससे जो स्टेट बन रही है वो सिंगल एनर्जी को कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट करती है। अगर यहाँ पे पार्टिकल में स्पिन जो आगे पढ़ाया जाएगा, अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो हो सकता है कि ये डबली डिजेनरेट बन जाए या और डिजेनरेसी इंक्रीज हो जाए। इस स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। जो मैंने बोला, ये जो नॉन डिजेनरेट वर्ड है इस एनर्जी के लिए, ये तब तक है जब तक आप पार्टिकल में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के अलावा जो वेव फंक्शन में स्टेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट्स आप यूज करेंगे, कोई और कोऑर्डिनेट आप यूज नहीं करना है। ओनली जो पोटेंशियल से वेव फंक्शन में डिपेंडेंसी आया है वो आप इंप्रूव करके चल रहे हैं, तब ये एनर्जी नॉन डिजेनरेट बनेगा। अगर आप यहाँ पे कोई वेव फंक्शन में जब आप आगे सिलेबस पढ़ते जाएंगे तो ये पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन है, ऐसे ही स्पिन स्पेस वेव फंक्शन आएगा। टोटल वेव फंक्शन में बोथ टाइप ऑफ वेव फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये वन स्टेट बने और स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए आपने इंक्लूड किया तो टू वेव फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम बन जाए। जो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन सेम एनर्जी में कंप्यूट करेंगे तो एनर्जी डब्ल्यू डिजेनरेट बन जाए। तो ये नॉन डिजेनरेट वर्ड को रेफरेंस लें, ये तब है जब सिर्फ आप ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये पोटेंशियल फॉर्म रेफरेंस में ले रहे हैं, पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन को ही टोटल वेव फंक्शन मान के चल रहे हैं, आप यहाँ पे कोई और कोऑर्डिनेट स्पिन कोऑर्डिनेट आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तो कंसेप्ट आइसो स्पिन का भी आता है, तब और भी डिजेनरेसी बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी में वो टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं स्पिन आइसो स्पिन, तो वेव फंक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिजेनरेसी जो मैंने यहाँ पे नॉन डिजेनरेट बताया है वो हायर डिजेनरेट कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइज स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी से नेक्स्ट नंबर पे आए, मैंने यहाँ पे वर्ड लेवल लिख दिया, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। यहाँ पे भी आप, क्योंकि ये नॉन डिजेनरेट है तो इसको चाहे स्टेट वर्ड यूज करें चाहे लेवल वर्ड यूज करें, ग्राउंड स्टेट के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब लेवल जो वर्ड है वो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक जीरो लेवल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस को बताएगा कि कितना हायर लेवल पे है वो। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करिए, ईच क्वांटम नंबर को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो इसका मल्टीपल फैक्टर सेम है सभी का। जब यहाँ पे सेम है तो आप कोई भी क्वांटम नंबर में आप नेक्स्ट वैल्यू पे इंक्रीज कर सकते हैं, कोई एक को इंक्रीज करेंगे पहले। बट ऐसा होता है कि किसी का कंडीशन हायर होता तो पहले जिसका कंडीशन लीस्ट होगा, जिस क्वांटम नंबर का कंडीशन लीस्ट होगा एनर्जी के लिए, उसको पहले आप इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे सभी का कंडीशन इक्वल है, इसलिए कोई भी एक क्वांटम नंबर को आप नेक्स्ट वैल्यू पे इंक्रीज कर सकते हैं। जब इंक्रीज करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, एनएक्स को मैंने नेक्स्ट वैल्यू पे इंक्रीज कर दिया बट रिमेनिंग को सेम रखा। मैंने इसके लिए पहले एक एनर्जी फाइंड कर दिया, जो एनर्जी बनेगा एन एक्स स्क्वायर, इससे बना 4 और दी से 1 1, तो ये बन गया 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई
ट्वाइस ml स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को अगर आप चेक करें तो ये 2 1 और 1 बनेगा। मैं इस वेव फंक्शन को यहाँ पे फिर से नोट कर दे रहा हूँ जिससे आगे आप फिर खुद से ये नोट कर पाएंगे। 2/L⁻3/2 साइन, ये nx 2 किया है तो x वेरिएबल वाला जो साइन फंक्शन है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे आर्गुमेंट में कंडीशन ट्वाइस इंक्लूड करना है, y और z के लिए 1 लेना है। बट अगर ये आप nx को 1 कर देते, ny को 2 कर देते और nz को 1 कर देते, कोई एक क्वांटम नंबर को इंक्रीज करने के लिए मैंने बोला, तो कोई हो सकता है अनदर स्टूडेंट ये पॉसिबिलिटी पे चला जाता है, तो एनर्जी तो सेम बनेगा बट वेव फंक्शन चेंज होगा। 1 to 1 के लिए आप चेक करेंगे तो y वाला फंक्शन में आर्गुमेंट में 2 1, x और z के लिए 1, तो ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन से डिफरेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप ये वेव फंक्शन नहीं बना सकते हैं, जब नहीं बनाएंगे तो ये डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। phi x/L sin 2 pi y/L sin pi z/L, ये कंडीशंस नोट करते चले जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि हो सकता है कि nx और ny को आप 1 ले लेते, nz को 2 ले लेते, और जैसे ये पॉसिबिलिटी लेंगे तो 1 2 1 1 2 बनेगा। क्वांटम नंबर चेंज किया तो वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है अब ये फंक्शन पार्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए क्या पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी हायर एनर्जी के लिए अब ये आपको आइडिया रहेगा कि कैसे क्वांटम नंबर चेंज होने से वेव फंक्शन सेम हो सकता है या चेंज हो सकता है। तो आप चेक करिए, जैसे ही nx ny nz में 3 पॉसिबिलिटीज आपने इंक्लूड की, इन सब के लिए ये एनर्जी सेम बनेगा, चेक कर सकते हैं। सभी को कंफर्म एनर्जी सेम है? यस सर। 2 1 1 की करस्पॉन्डिंग एनर्जी, जी सर। 1 2 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। सर फर्स्ट कंडीशन में साइन रहेगा सर। जी सर फर्स्ट स्टेट में 2 1 1 के लिए जो वेव फंक्शन लिखा है वहां पे साइन छूट गया है सर, बाय मिस्टेक। हाँ सर, सेकंड साइन वन। ओके, यहाँ पे साइन छूट गया है, पाई z/L। ये 3 पॉसिबिलिटीज के एनर्जी नोटेशंस मैंने यहाँ पे नोट कर दिए, और इन सब के लिए जो एनर्जी है वो सेम बनता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की जो एनर्जी है वो ये बनेगा, बट इतनी पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेम एनर्जी है वो आपको यहाँ पे नोट कर दिया, nx ny nz से भी, एनर्जी नोटेशन से भी, बट इन सब की एनर्जी तो मैच करती है दूसरी पॉसिबिलिटी की, पर ये वेव फंक्शंस डिफरेंट है। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी है, देन दिस एनर्जी इज 3 फोल्ड डीजेनरेट। और ये डीजेनरेसी भी ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट की वजह से डीजेनरेसी में बता रहा हूँ। जैसे आप कोई और कोऑर्डिनेट स्पिन आइसो स्पिन इंक्लूड करेंगे तब ये डीजेनरेसी हो सकता है 3 से 6 फोल्ड बन जाए या हायर फोल्ड बन जाए। तो अभी जो यहाँ पे डीजेनरेसी वर्ड है, नॉन डीजेनरेट और 3 फोल्ड और 6 फोल्ड और 5 फोल्ड, वो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट वाले वेव फंक्शंस में आप कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके ये डीजेनरेसी नोट कर रहे हैं। कोई और अनदर कोऑर्डिनेट आएगा तब आप ये डीजेनरेसी मॉडिफाई कर देंगे। तो कैसे एनर्जीज डीजेनरेट बनेंगी, कैसे डीजेनरेसी इंक्लूड, आप जब LX LY LZ में रिलेशन लेंगे या इक्वल ले लेंगे वो आपको यहाँ पे दीज 2 एनर्जी से और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन से कंफर्म होगा। आगे आप जिस पार्ट के लिए पूछा जाएगा आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हिंट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा लेवल और यहाँ पे लिखा स्टेट और लेवल, इसका भी आइडिया होना चाहिए। ये लेवल वर्ड आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली यूज करते हैं, बट इसका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेट और लेवल सेम नहीं होते। स्टेट आपको जस्ट ये बताएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं पार्टिकल के मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो वेव फंक्शन से हम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और लेवल होता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव सेम एनर्जी, ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव सेम एनर्जी। तो यहाँ पे 1 स्टेट है लेवल में, तो इसको स्टेट और लेवल दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल जो नेक्स्ट हायर एनर्जी का लेवल है, जिसकी एनर्जी 6 पाई स्क्वायर h² बाय ट्वाइस ml² है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्टेट्स हैं। इन 3 स्टेट्स की एनर्जी सेम होगा बट कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वर्ड यूज कर लेते तो कंसेप्चुअली रॉन्ग वर्ड होता है, क्योंकि स्टेट एक सिंगल स्टेट का कंसेप्ट है। लेवल कई बार वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज होगा। फर्स्ट स्टेट की डीजेनरेसी क्या है, तो दैट लेवल ग्रुप ऑफ स्टेट्स का वर्ड यूज कर रहा है वो। तो लेवल इज द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव सेम एनर्जी। तो दीस 3 स्टेट्स जो आप कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन स्टेट्स की एनर्जी सेम बनेगी, इसलिए ये 3 फोल्ड है। एनर्जी possibilities of nx ny and nz, possible wave functions nx ny nz and corresponding degeneracy.
और डीजेनरेसी को समटाइम अनदर वे में भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। अब चाहे तो सीरियल नंबर आप नोट कर सकते हैं। जो सीरियल नंबर यहाँ पे नोट करेंगे वो लेवल को बताएगा कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल के लिए तो एनर्जी आपको भी डिस्कस किया था, 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। nx ny nz की सिंगल पॉसिबिलिटी थी। वेव फंक्शन जितनी पॉसिबिलिटीज nx ny nz की होंगी उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे और डीजेनरेसी बनाएंगे। नेक्स्ट लेवल का एनर्जी था 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। बट nx ny nz की पॉसिबिलिटीज थी 2 1 1, ये एक पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी 1 2 1, एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1 1 2। और इनसे 3 वेव फंक्शंस बनते हैं, साई 2 1 1, साई 1 2 1। इनके फॉर्म क्या है वो लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किए हैं। तो these 3 वेव फंक्शन के लिए सेम एनर्जी है, इसलिए फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी 3 बनेगा। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आप ट्राई करिए, कैसे फाइंड करना है वो आपको एनर्जी एक्सप्रेशन, जनरलाइज्ड एनर्जी एक्सप्रेशन बताया हुआ है और उसके लिए पॉसिबिलिटीज काउंट करिए। इस एक्सप्रेशन से नेक्स्ट हायर एनर्जी पे जाइए, nx ny nz की कितनी पॉसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बन जाएंगे। नेक्स्ट एनर्जी यही बनेगा। यस सर। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं। ये 9 को आप नोट कर सकते हैं स्क्वायर टर्म के एडिशन के लिए 1 + 4 + 4, इट मींस 1 + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। या कोई भी 2 क्वांटम नंबर को आप नेक्स्ट वैल्यू 2 पे चेंज कर दें और एक क्वांटम नंबर को 1 रखें। तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 1 और 1 2 2। अब these 3 पॉसिबिलिटी में चेक करिए, कोई 2 क्वांटम नंबर 2 है और रिमेनिंग क्वांटम नंबर 1 है। तो ऐसी वेव फंक्शन की भी 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसमें यहाँ पे सफिक्स में प्लेस कर लेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटीज इस एनर्जी के लिए हैं। तो डीजेनरेसी 3 हो गया क्योंकि 3 पॉसिबल वेव फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे, साई 2 1 2, साई 2 2 1 और साई 1 2 2। और कैसे डिफरेंट होंगे वो आप इस एक्सप्रेशन में nx ny nz की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्लेस करके कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी जब ये nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर को जब आप चेक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्वायर के एडिशन के लिए 11 बनेगा। नेक्स्ट से हायर वैल्यू पे जाएंगे तो 12 बनेगा। इससे भी हायर वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। 11 के लिए यहाँ पे कोई एक क्वांटम नंबर को 3 कर दें और रिमेनिंग क्वांटम नंबर को 1 कर दें। तो ये फिर से 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फिर से फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी 3 हो गया। जब ये एनर्जी 12 लेंगे तो 12 के लिए फिर से nx ny nz ये नेक्स्ट जो नंबर है 1 के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो 2 पे मैच कर जाएंगे। 4 + 4 + 4 लिख सकते हैं 12 को, जिसको 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर लिखेंगे तो nx ny nz 2 बन गया। इसमें पॉसिबल वेव फंक्शन सिर्फ वन सिंगल वेव फंक्शन होगा और सिंगल वेव फंक्शन मींस डीजेनरेसी 1, दैट मींस नॉन डीजेनरेट। अब नेक्स्ट एनर्जी 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर एनर्जी पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, nx ny nz की किन पॉसिबिलिटीज के लिए एनर्जी मैच करेगा, उनसे पॉसिबल वेव फंक्शन का फॉर्म आपको पता चल जाएगा, फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी का वैल्यू। आपको मैंने ये कॉलम इंक्रीज तो किया है कि साई फॉर्म, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। जितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं ये कंफर्म कराने के लिए उतना ही फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी है, उतनी ही स्टेट्स बनेंगे, उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। तो चाहे तो आप ये कॉलम जब एग्जाम के प्रॉब्लम्स करें तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप ये कॉलम को वहाँ पे ट्राई करें। ओनली एनर्जी से सिर्फ ये nx ny nz की पॉसिबिलिटी, इसी से कितनी पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी, कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे, क्या डीजेनरेसी बनेगा वो आप काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप ये एनर्जी 14 के लिए कंपेयर करें। आप nx को 1 ले रहे हैं और ny को 2 और nz को 3 ले रहे हैं। nx को आपने 1 पे फिक्स कर दिया और ny nz को एक्सचेंज कर दिया। फिर यहाँ पे these nx को आपने 2 लिया, ny को 1 लिया, nz को 3 लिया। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि nx को आप 2 लें, ny को 3 लें, nz को 1 ले लें। नेक्स्ट nx को आप 3 कर रहे हैं, ny को 1 कर रहे हैं, nz को 2 कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप nx को 3 लें, ny को 2 लें और nz को 1 लें। ये 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 6 पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे जिसकी एनर्जी 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर बनेगा। इट मींस डीजेनरेसी 6 बनेगा। तो मैंने सम लेवल्स की एनर्जी आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ nx ny nz एंड डीजेनरेसी नोट करा दिया है। प्रॉब्लम में जो रिक्वायर्ड होगा चाहे तो टेबल को रेफरेंस ले सकते हैं या आप सिमिलर वे में आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपको ये एनर्जी एक्सप्रेशन और आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का आइडिया होना चाहिए और इसे भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। 1 डायमेंशन वाले रिजल्ट उनको ऐड करना है एनर्जी के लिए, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई करना है।
जो आपने पहले मोस्टली प्रॉब्लम में यूज कर लिया। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल लेवल की एनर्जी और डिजेनरेसी पूछ सकता है, कोई रेंज दे सकता है कि अप टू दिस एनर्जी कितनी स्टेट्स होंगी, क्या डिजेनरेसी होंगी, कोई टू लेवल की एनर्जी को ऐड करा सकता है, कहीं वर्ड होगा ग्राउंड लेवल तो फर्स्ट लेवल को ग्राउंड लेवल कहेंगे जिसकी लीस्ट एनर्जी है, कहीं का होगा सेकंड एक्साइटेड लेवल तो सेकंड एक्साइटेड लेवल लेवल थर्ड बनेगा, कभी आप ये एनर्जी वहां पे रेफरेंस ले। तो ये प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वर्ड क्लियर करेंगे कि किस लेवल के लिए व्यक्ति को पूछ रहा है, ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, थर्ड एक्साइटेड। तो एक्साइटेड लेवल जो वर्ड यूज किया होगा वहां पे एक्साइटेड, तो नेक्स्ट जो नंबर है वहां पे जैसे थर्ड एक्साइटेड, तो थर्ड एक्साइटेड का मतलब है फोर्थ लेवल, जो एक्साइटेड के साथ वर्ड नंबर है उससे एक हायर लेवल की वो वर्ड इंक्लूड कर रहा है, कंसेप्ट इंक्लूड कर रहा है, हायर लेवल के लिए पूछ रहा है। फिफ्थ लेवल इज दिस बट फिफ्थ एक्साइटेड लेवल इज सिक्स्थ लेवल। तो ये प्रॉब्लम में करेक्टली क्लियर करेंगे कि क्या लेवल की एनर्जी को वहां पे पूछा है। तो मैंने इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट केसेस डिस्कस कर दिए। यहाँ पे अब आपको कंफर्म हो रहा है कि मोर स्टेट्स डिजेनरेट आ रहे हैं, ऑल स्टेट्स डिजेनरेट नहीं है, ऑल स्टेट्स नॉन डिजेनरेट नहीं है, बट सम स्टेट्स आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि डिजेनरेट बनेगी। अगर यही पार्ट यहाँ पे चेक करें तो आप कंपेयर नहीं कर सकते थे कि एनर्जी सेम है या डिफरेंट है, तो इसलिए बताया कि जनरली नॉन डिजेनरेट है। कोई कंपेरिजन दिया होगा तो सिमिलर वे में जैसे आपने यहाँ पे चेक किया है कि कितने फोल्ड डिजेनरेसी है वो आप चेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ एनएक्स एन वाई एनजेड वहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हैं। जब एक्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट है, बट डिफरेंट के लिए एल एक्स एल वाई एल जेड में कोई रिलेशन दिया हुआ हो, तब आप वहाँ पे सम केस के लिए चेक कर सकते हैं कि एनर्जी डिजेनरेट बने। आपको 2 डायमेंशन के लिए भी पूछा जा सकता है। टू डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल है, फिर से वो स्टेटमेंट सेम रखेंगे, ओनली डायमेंशन पार्ट हटा देंगे, ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, ओनली जो 3 वर्ड है यहाँ पे 2D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आ जाएगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन फिर से 2 डिफरेंट वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो साइड की पोजीशंस के लिए वैल्यूज हैं वो डिफरेंट ले सकते हैं और ये वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो फर्स्ट पोटेंशियल के लिए एनर्जी, जनरलाइज स्टेट के लिए एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, 1 डायमेंशन के लिए बता दिया, 3 डायमेंशन के लिए बता दिया, तो 2 के लिए आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल का आप सम नॉट कर सकते हैं और एक्स के लिए जो फॉर्म है पोटेंशियल का उसका एनर्जी का फॉर्म प्लेस कर लीजिए, वाई के लिए जो फॉर्म है वो एनर्जी का फॉर्म प्लेस कर लीजिए, एनर्जी ऐड कर दीजिए, वेव फंक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म को मल्टीप्लाई करिए। 2 क्वांटम नंबर्स आएंगी, 1 फॉर ईच डायरेक्शन, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, स्क्वायर रूट 2 बाई एल एक्स स्क्वायर रूट 2 बाई एल वाई, साइन एन एक्स वाई एक्स बाई एल एक्स, साइन एन वाई पाई वाई बाई एल वाई, for x lies between 0 to lx and y lies between 0 to ly, otherwise 0। एनर्जी 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, x के लिए nx पे और y के लिए ny पे, इनको आप ऐड करेंगे, y स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर y टू y सेम कॉमन फैक्टर आएगा, nx स्क्वायर बाई lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ly स्क्वायर। अगर आप ये कंपेयर करें 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से, तो 1 में सिर्फ ये सिंगल टर्म था, 3 में ये 3 टर्म्स आ रहे थे सिंगल फॉर्म। तो जितने डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल बिहेवियर है उनका इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी वहां पे इंक्लूड करेंगे, x के लिए भी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है और y के लिए भी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। सेकंड में ये बहुत कंडीशंस बाउंड्री पोजीशंस मैच कर रही हैं x और y के लिए, तो वेव फंक्शन में lx इक्वल्स ly और एनर्जी एक्सप्रेशन में भी lx इक्वल्स ly प्लेस करते हैं। ये पोटेंशियल में भी vx प्लस vy ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन psi nx ny फंक्शन ऑफ xy स्क्वायर रूट 2 बाई एल होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, साइन nx पाई x बाई एल, साइन ny पाई y बाई एल फॉर x greater than or equal to 0 but less than L and y greater than or equal to 0 but less than or equal to L, otherwise 0, and energy E nx ny nx square plus ny square pi square h cross square by
ट्वाइस एमएल स्क्वायर। ऐसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी क्या होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस क्या होंगे, फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या होगा। अभी आपको रिकॉल करें, वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में नॉन डिजेनरेट बताया था, सारी एनर्जी नॉन डिजेनरेट बनेंगी। अब यहाँ पे थ्री डायमेंशन, ये थ्री फोल्ड डिजेनरेट है, ये नॉन डिजेनरेट, ये सिक्स फोल्ड डिजेनरेट। अब ऐसे ही टू डायमेंशन के लिए जो जिस स्टेट के लिए पूछा होगा वो एनएक्स एनवाई की पॉसिबिलिटीज काउंट कर लेंगे, उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बन जाएंगे, वो फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी आप काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आपको दीज टू फॉर्म्स का आइडिया है एनर्जी और आइगन फंक्शन फॉर्म का, तो रिक्वायर्ड रिसर्च प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर 10 तक था, बाकी लेक्चर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, उसी में फिर इसी के रिमेनिंग पार्ट्स मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम पे चलेंगे। किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जनरेट और नॉन डिजनरेट की कंडीशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे पहचानते हैं? एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, एक बार आप अपना क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए जो पूछ रहे थे। जो भी पूछ रहे थे वो अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर एक बार री एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि नॉन जनरेट है कि डिजनरेट है। ये स्टार्टिंग में डिजनरेट और नॉन डिजनरेट का डिफरेंस बेसिक पार्ट में मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट के फिजिकल सिग्निफिकेंस के टाइम पे डिस्कस किया होगा। फोल्ड ऑफ डिजनरेसी बताया था, अभी जो मैंने टेबल बताया है थ्री डायमेंशनल पीवी पोटेंशियल वेल के लिए, उसमें डिजनरेसी आपको कंफर्म हो रही है नहीं? जो भी डाउट पूछ रहे थे, ये मैंने वेव फंक्शंस nx ny nz की पॉसिबिलिटी से कैलकुलेट करने बताया। यही फोर पॉसिबल वेव फंक्शंस, वन फॉर ग्राउंड स्टेट और ये नेक्स्ट थ्री वेव फंक्शंस, ये nx ny nz की बीच पॉसिबिलिटीज इस वेव फंक्शन में प्लेस कर लीजिए और इस एनर्जी एक्सप्रेशन में प्लेस कर लीजिए। मैं यहाँ पे टू वेव फंक्शंस को हिंट कर रहा हूँ। 2 1 के लिए एनर्जी, 2 1 1 के लिए एनर्जी बना यहाँ पे पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m 4 बाई lx स्क्वायर प्लस 1 बाई ly स्क्वायर प्लस 1 बाई lz स्क्वायर। अब नेक्स्ट एनर्जी 1 2 1 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m 1 बाई lx स्क्वायर प्लस 4 बाई ly स्क्वायर प्लस 1 बाई lz स्क्वायर। अब इस एनर्जी में ये टर्म, ये कांस्टेंट फैक्टर सेम है। एनर्जी में किससे हो सकता है जब आप ये पार्ट को कंपेयर करें? अब कंपेयर क्या बता सकते हैं कि 4 बाई ly स्क्वायर लार्ज है या 4 बाई lx स्क्वायर लार्ज है? इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या इस नोटेशन में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे? प्रेजेंट है नहीं? कब कंपेयर सकते हैं बोलिए? कब कंपेयर कर सकते हैं? जब lx का कंपेरिजन दिया हो। यहाँ पे तो नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि lx ly का हाफ है, तब तो कंपेयर कर सकते हो कि सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा कंडीशन। यस सर। बोलिए। तो उस केस में आपको डिजेनरेसी कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं है। बट आपको इस नोटेशन में जब तक lx ly lz नोटेशंस हैं, आप यहाँ पे ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है या नहीं ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो हम इनको जनरली डिफरेंट मान के चल रहे हैं, और जब डिफरेंट है तो ये बताइए सिंगल वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल एनर्जी है, और दीज टू पॉसिबिलिटीज में आपने टू डिफरेंट वेव फंक्शंस फाइंड किए और इंडिविजुअल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंट है। इफ डिफरेंट वेव फंक्शंस हैव डिफरेंट एनर्जी देन आइगन एनर्जी इज नॉन आइगन एनर्जी विल बी नॉन जनरेट। यही तो मैंने बताया यहाँ पे, चेक करिए, जनरली नॉन जनरेट। यस सर। जब मैच कर जाएंगे डिफरेंट वेव फंक्शंस की एनर्जी मैच करेंगे, तब कितने के लिए मैच करता है वो फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी। जो क्यूबिक पोटेंशियल में लास्ट कॉलम बताया डिजेनरेसी, दैट मींस फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी और नंबर ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शंस दैट हैव सेम एनर्जी, वो आपको काउंट करके डिजेनरेसी के लिए चेक कर लेना। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर सर ये 2 2 हमने सर nx ny nz की वैल्यू ली है सर, उस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किया ना सर, ये भी टेबल में सर, क्यूबिक पोटेंशियल वेल में तो जो आपने टेबल बनवाई है। क्यूबिक पोटेंशियल, जब मैंने अभी एक वर्ड ये स्टेटमेंट बोला था तब आप कंसंट्रेट नहीं थे। दिस इज ग्राउंड लेवल, Yes, sir. फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, दिस इज सेकंड एक्साइटेड लेवल, दिस इज थर्ड एक्साइटेड लेवल, दिस इज फोर्थ एक्साइटेड लेवल, दिस इज फिफ्थ एक्साइटेड लेवल, और आप कह रहे हैं कि ये सर सेकंड एक्साइटेड है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो मैं गलत हूं या आप गलत हैं। सर कंफ्यूज हो रहे हैं सर, जैसे कि आप बोलिए। बता रहे 2 2 कैसे लिया सर, ये कैसे confuse कंफ्यूज हो रहे हैं? आपके पास एनर्जी 6 वैल्यूज हैं, उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से हायर होगी एनर्जी और नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, मींस जो सेकंड नंबर पे एनर्जी होगी वही तो फर्स्ट एक्साइटेड बनेगी, जी सर। वही तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल बनेगा।
तो आप ये फिफ्थ वाले को जी कैसे, हाँ। ये एनर्जी डिफरेंट है या नहीं, तो इसको कैसे आप फर्स्ट एक्साइटेड वर्ड यूज कर सकते हैं? ये तो फोर्थ एक्साइटेड है। ओके सर। बोलिए, आपको एन पे नहीं जाना है, आपको डाउट इसलिए हो रहा है कि आप एन के नेक्स्ट नंबर पे देख रहे हैं। हम एनर्जी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं, वो एन पे कैसे डिपेंड करता है, उस फंक्शन पे फॉर्म पे डिपेंड करेगा। बट मैंने ये थोड़ी कहा कि नेक्स्ट एन के लिए हायर नंबर मींस हायर स्टेट, या आप एन की वैल्यू 2 कर देंगे तो वो सेकंड लेवल बन जाएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो एनर्जी को कैलकुलेट करना बताया है कि एनर्जी कैलकुलेट करिए, एनर्जी को अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जो जिस नंबर पे एनर्जी है उस लेवल की एनर्जी बताएगा, और एक्साइटेड के लिए आप ग्राउंड से रेफरेंस लीजिए, ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, लाइक दिस नंबरिंग कर सकते हैं। अब ये जो 6 लेवल्स मैंने यहाँ पे फाइंड किए हैं, इनको अगर आप ड्रॉ करने लग गए, ये मैंने ये एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर दिया है। अगर आप ये 1 नंबर को यहाँ पे लिख लेते, क्योंकि टेबल आप ऐसे बनाते हैं इसलिए यहाँ पे बन रहा है, अगर आप ये इसको 1 कर देते, इसको 2, इसको 3 और एनर्जी को उसी ऑर्डर में चेंज करते तो ये लेवल्स बन जाते। थोड़ी देर के लिए ये पार्ट को भूल जाइए, ये थोड़ी देर के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे कर दीजिए एनर्जी का, तो ये ग्राउंड लेवल बना, ये फर्स्ट एक्साइटेड। अभी एनर्जी को भी चेंज कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में मेजर करना है अगर, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपको ये 6 तक लेवल बन गए। तो क्या आप जब एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ये ले रहे हैं, क्या आप इस एनर्जी को सेकंड नंबर पे काउंट कर रहे हैं? जब नहीं कर रहे हैं तो जिस नंबर पे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वहाँ पे पार्ट यूज करेंगे। एन की वैल्यू चाहे आ रहा हो, आपको एनर्जी के ऑर्डर को चेक करना है, एन चाहे जो भी आपको पार्ट बने। तो आगे डाउट ओके नहीं सर। है जी सर। और पूछना है किसी को? हेलो सर, पेज नंबर 44, नंबर 9, 44 पे क्वेश्चन नंबर 9। 9, हाँ जी हाँ जी, सर उसमें स्टेप समझ नहीं आई, क्या स्टेप समझ नहीं आया? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो। बताइए ना क्या स्टेप नहीं समझ आया? मैंने स्लाइड दिखा दिया है इस प्रॉब्लम के लिए। 44 लाइन में स्टेप नंबर बोल दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड 0 से 1 वाला। ये टेबल के टाइम पे थे या नहीं? ये सर। ये टेबल क्लियर है? हाँ। अगर कोई ऑपरेटर ए 0 है तो हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर ये बनेगा। यस सर। वहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर के लिए नोटेशन दिया है, एक इक्वल टू 0 पे और एक टी टाइम पे। तो टी टाइम पे क्या फॉर्म बनेगा हाइजेनबर्ग पिक्चर में, ये आप चेक कर लीजिए। ऑपरेटर ए के प्लेस पे एक्स रिप्लेस कर दीजिए। सर ये वाली नहीं, नीचे। और ये वाली, हाँ ये। इस ऑपरेटर को, इस स्टेट को ऑपरेट करिए। ए कैट ऑफ एन और ए डैगर कैट ऑफ एन, ये आपको बताया हुआ है। यस सर। दिस इज स्क्वायर रूट एन, स्टेट चेंज टू एन माइनस 1। दिस इज स्क्वायर रूट एन प्लस 1, स्क्वायर रूट स्टेट चेंज टू एन प्लस 1। ए को जब ग्राउंड स्टेट पे n इक्वल टू 0 पे ऑपरेट करोगे तो स्क्वायर रूट 0 0 बन गया, तो इसका कंडीशन तो एक्सक्लूड हो गया। अब ए डैगर को 0 पे ऑपरेट करोगे तो 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और स्टेट चेंज टू कैट ऑफ 1। यस सर। बाकी पार्ट सेम है। थैंक यू सर। ऐसे ही आगे स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। ओके सर। और पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो बाकी ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं।